नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गया, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके, ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर की वीडियो में आप सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी एग्जाम्स में आप अपने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन सही कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन वीडियोस को देख करके। ये वीडियो हो गया और टॉप 500 वाला वीडियो हो गया, उसको देख करके आप सारे क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में सही कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड कोर्सेज चल रहे हैं टेलीग्राम में, आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स में से किसी एक पर आपको व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे करना पड़ेगा। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। विश्व पुस्तक मेला के दौरान, विश्व पुस्तक मेला 2025 जो दिल्ली में हुआ था, इस दौरान समझौता हुआ है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एनबीटी पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और एनबीटी के बीच यहाँ पर समझौता किया गया। तो कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, बेसिकली उनके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट बुक्स अवेलेबल कराएगा इंडियन साइन लैंग्वेजेस में। ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली 2025 के दौरान ये समझौता हुआ। अभी वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग समिट सेक्शन में, कॉन्फ्रेंस सेक्शन में। और भारत और निकारागुआ के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए। त्वरित प्रभाव परियोजना यानी कि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है इंडियन एम्बेसडर टू पनामा, निकारागुआ एंड कोस्टारिका, सुमित सेठ ने इसको किया था निकारागुआ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अब इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी पूछी जा रही हैं, तो इस वजह से आप इसको देख लीजिएगा। निकारागुआ को हम लोग मैप पर देख लेते हैं थोड़ा सा। मनागुआ इसकी कैपिटल है और ये सीमा साझा करता है किसके साथ? होंडुरास के साथ, ठीक है, और कोस्टारिका के साथ। होंडुरास कोस्टारिका के बीच में पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, और कैरेबियन सी भी इसके तरफ है, मतलब कह सकते हैं इसके ईस्ट साइड में। और इसके पास एक कॉर्न आइलैंड पड़ता है, कॉर्न आइलैंड। तो इतना यहाँ पे फीचर्स काफ़ी है। अब हम आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। अपॉइंटमेंट सेक्शन, काश पटेल जो लोग ट्विटर चलाते हैं इनके बारे में जरूर आपने सुना होगा, हर जगह इनकी फोटो वायरल होती रहती है। अमेरिका के 9वें एफबीआई निदेशक बन गए, 9th एफबीआई डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है,
एफबीआई बेसिकली डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस की। एफबीआई के कुछ लोग आर-एंड-ए-डब्ल्यू जो भारत की उससे कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सीआईए जो है वो आर-एंड-ए-डब्ल्यू जैसा काम करती है, वो अलग है। डोमेस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट है यूएस की एफबीआई। प्रकाश पटेल जो है इनके रूट्स भारत में है, जैसे नाम से पता चल रहा है। प्रकाश पटेल ने भागवत गीता पर हाथ रख करके यहाँ पर अपने पद की शपथ ली थी। वहाँ पे इनको ओथ एडमिनिस्टर कराई थी यूएस अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने, और यूएस सीनेट ने इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया था। काश पटेल ने क्रिस्टोफर रे का स्थान ग्रहण किया है वहाँ पे, और डैन बॉनगिनो ये न्यू डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एफबीआई वहाँ पे बने हैं। तो काश पटेल का अपॉइंटमेंट हमारे लिए जरूरी हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। तुलसी गबार्ड के बारे में बात करें, इनका भी अपॉइंटमेंट काफी चर्चा में था ट्रंप की शपथ ग्रहण के बाद ही। अमेरिका की नई राष्ट्रीय निदेशक, अमेरिका न्यू नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ये बनी है तुलसी गबार्ड वहाँ पे। यूएस सीनेट ने इनका भी अप्रूवल दिया है। ये 8th सीनेट कंफर्म्ड ऑफ फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट वेटरन बनी है डायरेक्टर, नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डीएनआई की डायरेक्टर यहाँ पर, मतलब डीएनआई बनी है कुल मिला करके, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन यूएस। ठीक, कई सारी एजेंसियां हैं यूएस के पास। ठीक है, तो तुलसी गबार्ड की नियुक्ति वहां पे हुई है। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल अभी बने हैं। ठीक है, इनको गुवाहाटी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने शपथ दिलाई थी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने लगातार 7वीं बार, ये आ सकता है कि 7th टाइम इन अ रो राष्ट्राध्यक्ष बने हैं बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये ग्रीस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो ग्रीस कंट्री की कैपिटल क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे। कंट्री कैपिटल सारी 180 190 नहीं याद रखनी होती, जो चर्चा में होती है उसी से पूछ लेते हैं। तो कैपिटल ऑफ ग्रीस जो है कमेंट करके आप बताइए कौन सी है। चौथम नापत ये वनुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो वनुआतू को करीब हम यहाँ पे देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा इस साइड में देखेंगे, ये है वनुआतू जिसकी कैपिटल पोर्ट विला है। ठीक है, तो वनुआतू ये पड़ता है आपका पैसिफिक में, पोर्ट विला इसकी कैपिटल है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो जा रही है उससे ऊपर पड़ता है, उससे नॉर्थ में पड़ता है, ये याद रख सकते हैं। ठीक, जोथम नापत यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने। रेखा गुप्ता ये भी चर्चा में रही थी, दिल्ली में अभी चुनाव कंडक्ट हुए हैं और बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई थी, मतलब बहुमत हासिल किया था और अपना मुख्यमंत्री यहाँ पे नियुक्त किया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली के शालीमार बाग सीट से विधायक बनी है, और इनको शपथ ग्रहण उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिलाए, मतलब वीके सक्सेना ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ इनको दिलाई थी। गांधीनगर से भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, और रोहिणी कॉन्स्टिट्युएंसी से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली विधानसभा के संबंध में इतनी नियुक्तियां यहाँ पे काफी है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर बने हैं। ज्ञानेश कुमार आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं 26वें। ठीक है, राजीव कुमार जी इनका अभी कार्यकाल खत्म हुआ था मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर। ज्ञानेश कुमार जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त अब प्रेजेंट में है, ये ध्यान रखिए। और हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को अभी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। कौन सी जो चयन समिति है वो नियुक्ति करती है आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यूनियन मतलब कह सकते हैं कैबिनेट स्तर का कोई मिनिस्टर हो सकता है, इस बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को शामिल किया गया था। और लीडर ऑफ अपोजिशन रखने का जो है चलन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इस समय राहुल गांधी है। तो इनकी जो सिलेक्शन कमेटी होती है, मतलब इसमें जो सत्ता में पार्टी होती है उसी की बढ़त होती है, क्योंकि 2-1 से हमेशा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की बात को नकार सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ था भारत के सीईसी के तौर पर, ये याद रखिएगा। प्रिंस रहीम अल हुसैनी इस इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम ये बने थे। ठीक है, आजकल इस तरीके की पोस्ट भी पूछ ली जाती है, तो ये एक बार याद रख सकते हैं आप। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, और राष्ट्रपति जी ने अभी वहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन इन्वोक कर दिया है मणिपुर में। मणिपुर विधानसभा को निलंबित करके द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 फ़रवरी को आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया है। मनीषा कोइराला भारतीय अभिनेत्री नेपाल के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और एचपीवी टीकाकरण अभियान के लिए गुडविल एम्बेसडर वहां पर बनाई गई हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी चल रही है क्रिकेट की, उसमें कौन जीता वो बताएंगे, अभी तक नहीं पता चला है, आपको नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगा मार्च करंट अफेयर में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टूर्नामेंट के इवेंट के एम्बेसडर ये बनाए गए हैं शिखर धवन। शिखर धवन के साथ और कौन एम्बेसडर हैं, सरफराज खान, ये पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है पाकिस्तान से, सरफराज खान। देन इसके अलावा शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया। और टिम साउदी है ये न्यूजीलैंड से।
न्यूजीलैंड से टिम साउथी। अब आ जाएंगे हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन पे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार दूरदर्शन के लिए अनाउंस किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने पुरस्कार दूरदर्शन चैनल को दिया है। चुनाव का पर्व देश का गर्व नाम से एक सीरीज चलाई थी इन्होंने लोकसभा इलेक्शंस 2024 को कवर करते हुए। 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन के लिए पुरस्कार मिला है दूरदर्शन को। गवर्नर का प्रशस्ति पत्र, और यहाँ की गवर्नर रहे मैसेच्यूसेट्स की गवर्नर मौरा हीली के द्वारा नीता मुकेश अंबानी जो रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष सह संस्थापक हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है मैसेच्यूसेट्स की गवर्नर की तरफ से। एक साइटेशन या प्रशस्ति पत्र। नेटपैक अवार्ड, ये बैड गर्ल एक तमिल ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक वर्षा भरत हैं, वर्षा भरत जिसके निर्देशक हैं, और निर्माता अनुराग कश्यप और वेट्रीमारन है। नेटपैक पुरस्कार ये बैड गर्ल नामक फिल्म को मिला है। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्वर्गीय चमन अरोड़ा को मिला है डोगरी साहित्य के लिए। डोगरी भाषा में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 वाला रह गया था, तो ये दिया गया है थोड़ा सा लेट, ठीक है। चमन अरोड़ा को डोगरी साहित्य लघु कथा संग्रह इक होर अश्वत्थामा के लिए दिया गया है। इक होर अश्वत्थामा। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी का पुरस्कार, ये जसप्रीत बुमराह को भारतीय तेज गेंदबाज आईसीसी की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष भर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर को मिलता है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले छठे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। इससे पहले 2018 में अवार्ड किसको मिला था? विराट कोहली को। इस बार मिला जसप्रीत बुमराह को। देन महाराजा हरि सिंह अवार्ड, मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क की तरफ से मिला है उन्हें। वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार टाइम मैगजीन की तरफ से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये असम से इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं। 12 अन्य वैश्विक सम्मानों के साथ प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। इसके अलावा बर्मन के नेतृत्व वाली हरगिला आर्मी लगभग 10,000 महिलाओं का एक समूह है जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर के प्रजनन स्थलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एफोरेस्टेशन काम करता है, घायल पक्षियों को बचाता है, और जो है शिक्षित करने में, संरक्षण के प्रति लोगों को शिक्षित करने में प्रयासरत है। तो हरगिला आर्मी जो इनकी है, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। और टाइम मैगजीन की तरफ से ये चुना गया है, एकमात्र जो कह सकते हैं भारतीय महिलाएं जिन्हें चुना गया है। ओनली वुमेन फीचर्ड ऑन द प्रेस्टिजियस लिस्ट विद 12 अदर ग्लोबल ऑनर्स। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 टाइम मैगजीन की तरफ से पूर्णिमा देवी बर्मन। आगे बढ़ते हैं। स्कॉच अवार्ड, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसको स्कॉच ग्रुप की तरफ से स्कॉच पुरस्कार मिला है। ग्लोबल बेस्ट एमगॉव अवार्ड, मंसूर बिन जायद अल नहयान जो यूएई के उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन जो हुआ था वहां पे। हर साल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये यूएई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है दुबई में। वहां पे एक कंपटीशन हुआ था, उसमें भारतीय टीम जो है जिसको लीड कर रहे थे सागर तेवतिया, इसको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है, ठीक है। ये सम्मान मोबाइल सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अभिनव तकनीकी समाधानों को मान्यता देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो बेस्ट एमगॉव पुरस्कार में ब्रॉन्ज अवार्ड यहाँ पर भारतीय टीम को मिला है जिसके लीडर सागर तेवतिया। इनकी टीम में 3 लोग थे, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह। ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार में जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं, बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट में बेस्ट सेफ्टी अवार्ड की ट्रॉफी इस एयरपोर्ट को मिली है। सर्विस सेक्टर कैटेगरी में बेस्ट सेफ्टी अवार्ड मिला है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। 97वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, ठीक है, बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है एक भारतीय फिल्म को, इंडियन शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है अनुजा। इसके प्रोड्यूसर हैं प्रियंका चोपड़ा, अगुनीत मोंगा और मिंडी कालिंग। डायरेक्टर इसके एडम जे ग्रीव्स हैं, ठीक है। तो अनुजा नामक शॉर्ट फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, अभी पुरस्कार नहीं मिला है। ऑस्कर जब अनाउंस होगा मार्च में आता है, तो मार्च करंट अफेयर में इसको करेंगे। जनरली भारतीय फिल्में खाली नॉमिनेट होकर के रह जाती हैं, लेकिन नॉमिनेशन भी पूछ लेते हैं आपसे। तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है अनुजा। आगे है फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स में कुछ अवार्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे तो कई सारे थे, लेकिन कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार सचिन तेंदुलकर को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू ट्रॉफी फॉर फीमेल प्लेयर आशा शोभना को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू ट्रॉफी फॉर मेल प्लेयर सरफराज अहमद को। पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन जसप्रीत बुमराह और बेस्ट इंटरनेशनल फीमेल प्लेयर अवार्ड स्मृति मंदाना को। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन जो इस साल रिटायर हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मनु भाकर को, ठीक है। और बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवनी लेखरा को, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शीतल देवी को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को। ये अवार्ड बीबीसी इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड में देख सकते हैं। 78वां ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन अवार्ड्स बाफ्टा, तो बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कनक्लेव, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट नामक फिल्म के निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता एड्रियन ब्रोडी ब्रूटलिस्ट में अपने काम के लिए, सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा नामक फिल्म में अपने काम के लिए, अनोरा, ठीक है। ये बाफ्टा अवार्ड हो गए। ग्रैमी पुरस्कार में वैसे तो कई सारे अवार्डीज होते हैं, लेकिन भारतीय को मिला है तभी हम देखते हैं। द रिकॉर्डिंग अकेडमी, द नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड आर्ट साइंसेज, इसी को ग्रैमी बोलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार अनाउंस किया जाता है। चंद्रिका टंडन को इस बार मिला है किस अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए, चंद्रिका टंडन। अब बुक्स एंड ऑथर हम देख लेते हैं। आई एम किताब ये श्री गोपी चंद पी हिंदुजा द्वारा कंपाइल की गई है। आई एम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। आई एम पुस्तक के लेखक हैं गोपीचंद पी हिंदुजा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किताब है अरुण शौरी की। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी की किताब है। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम फेब 2025 को देखेंगे। शहीद दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसको सर्वोदय दिवस भी बोलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या की याद दिलाता है ये। तो भारत में शहीद दिवस 2 होते हैं, एक तो 30 जनवरी वाला हो गया जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और दूसरा होता है 23 मार्च को, जो हम नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे ही। 23 मार्च को होता है जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 33वां राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया गया था इस बार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जो विजया किशोर राहटकर हैं, उन्होंने अपने द्वारा लिखित एक पुस्तक जारी की है, कर्मयोगी वीरांगना। तो ये भी बुक्स एंड ऑथर के लिए भी जरूरी हो गया। बुक्स एंड ऑथर में इसको डाला नहीं, इसको डेट्स और थीम में ये एडजस्ट कर दिया हमने। लेकिन ये बुक्स एंड ऑथर का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। इस बार से पूछ सकते हैं कि भाई ये जो कर्मयोगी वीरांगना है किसने लिखी है। कर्मयोगी वीरांगना पुस्तक लिखी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, इस समय जो चेयरपर्सन है विजया किशोर राहटकर ने। विजया किशोर राहटकर इन्होंने रिलीज किया है, और ये बुक इसको डेडिकेटेड है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के जीवन पर आधारित ये किताब है विजया किशोर राहटकर के। और इस बार जो ये 33वां राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया था, इस बार इसकी थीम क्या थी, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, ये थीम थी। अब 49वां भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, अगले साल 50वां तो बहुत जरूरी रहेगा, लेकिन 49वां भी देख लेते हैं। 1 फरवरी को बनाते हैं। ध्येय वाक्य जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का है वो क्या है, वयम रक्षामय। इंडियन कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1 फरवरी 1977 में। अब आ जाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर। 2 फेब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, पहली बार 1970 में मनाया गया था। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन अपनाने की तारीख को ये दर्शाता है। इसी दिन हम रामसर दिवस हर साल मनाते आ रहे हैं। और 2 फरवरी 2025 को आर्द्र भूमि दिवस, वैश्विक आर्द्र भूमि दिवस जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर साइट पर मनाया गया था। तो और भी ज़्यादा जरूरी हो गया उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लिहाज से भी। तो 2 फरवरी 2025 को वैश्विक आर्द्र भूमि दिवस कहाँ मनाया गया था भारत में, उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर साइट पर। इस बार जो थीम थी वो क्या थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 4 वेटलैंड साइट और जुड़ गई भारत में, उनके बारे में अभी एमसीक्यू सेक्शन में आपको बताएंगे। 5वां अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस, ये पहली बार 4 फरवरी 2021 को मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, इस बार इसकी थीम है ह्यूमन फ्रैटर्निटी फॉर पीस एंड कोऑपरेशन। वैश्विक कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को होता है। यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार थीम थी। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस पिछली बार सबसे पहली बार बनाया गया था, मतलब 2023 बनाया गया था, ये इस बार मनाया जा रहा है 4 फरवरी 2025 को। वैश्विक दलहन दिवस ये 10 फरवरी को होता है, पहली बार 2016 में इसको मनाया गया था। पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम से इस बार थीम थी इसकी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी को होता है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अरबी तेंदुआ दिवस, पहली बार 2024 में इसको घोषित किया गया था। इंटरनेशनल अरेबियन लिपॉर्ड डे, ठीक है, अब से हर साल ये मनाया जाता है 10 तारीख को ही, इंटरनेशनल अरेबियन लिपॉर्ड डे। वैश्विक यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने आयुष मंत्रालय के तहत यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यूनानी चिकित्सा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक है। और इस बार इसकी थीम थी एकीकृत स्वास्थ्य समाधानों के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे का रास्ता।
इसके बाद वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, पहली बार 13 फरवरी 2012 को मनाया गया था। रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इस बार थीम थी। नेशनल विमेंस डे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये कॉमन डेज है ना, जो दो एक साथ आते हैं, इसको आप जो है जोड़ों में याद कर लिया करिए, इससे आसानी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस ये होता है 15 फरवरी को, और इंस्पायरिंग एक्शन इस बार थीम थी। 13वां वैश्विक पेंगोलिन दिवस, पेंगोलिन दिवस ये 15 फरवरी को होता है। और तीसरा वैश्विक पर्यटन तन्यकता दिवस, ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे, ये होता है 17 फरवरी को। ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे 17 फरवरी को होता है। और 10वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ये 19 फरवरी को होता है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जारी की गई थी। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस ये भी 20 फरवरी को ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, 2000 में इसको मनाया गया था पहली बार। 21 फरवरी 1952 की एक महत्वपूर्ण घटना की याद मनाया जाता है, जब ढाका में अधिकांश बंगाली जनता होने के बावजूद जब उर्दू को राष्ट्रीय भाषा तत्कालीन पाकिस्तान ने बनाया था, जब पाकिस्तान का अधिकार था बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो पाकिस्तानी सरकार ने प्रयास किया था कि मतलब उर्दू को जो है राष्ट्रीय भाषा इन्होंने घोषित कर दिया था। तो सड़कों पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए थे ढाका में। उसकी याद में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बंगाली भाषा की जनता थी ढाका में, और वहाँ पर पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था। इसके विरोध में प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था ढाका में। फिर पाकिस्तानी सरकार को अपना स्टैंड बदलना पड़ा था। 1956 को जो है बंगला को वहाँ पर जो है राष्ट्रभाषा मतलब भाषा बनाना पड़ा था। तो ये इस तरीके से है। इसके बारे में यूपीएससी में भी एक सवाल आया था 2-3 साल पहले, अगर आपको याद हो। वर्ल्ड थिंकिंग डे ये मनाते हैं 22 फरवरी को। इस बार इसकी थीम थी आर स्टोरी। महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती ये 23 फरवरी 2025 को। और एनजीओ दिवस 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को। ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या थी? एम्पायरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस इनोवेशन फॉर विकसित भारत। साइंस एंड टेक सेक्शन बहुत जरूरी हो गया आजकल, इसको देख लेते हैं। भारत का प्रथम एरोस्पेस ग्रेड का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप जो बनाया गया है, इसका क्या नाम है? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप बनाई गई है, इसको शक्ति नाम दिया गया है। इसको किसने बनाया? आईआईटी मद्रास और इसरो ने जो है इसको मिलकर के डेवलप किया है। इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस एप्लीकेशन में इस चिप का यूज कर सकते हैं हम लोग, और आउटर स्पेस के क्रिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए। इसका वैसे ऑफिशियल नाम इंडिजिनस आर रिस्क 5 कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन यानी इरिस नाम है, ऑफिशियल नेम तो ये है। ठीक है। लेकिन बेसलाइन क्या है? मतलब किसके ग्रेड, मतलब किस बेसलाइन ग्रेड पे बनाया गया है? शक्ति पे, मतलब शक्ति माइक्रो प्रोसेसर में जरूरी चेंजेस करके बनाया गया है। इंडिजिनस रिस्क 5 कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। शक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से डिजिटल इंडिया रिस्क 5 इनिशिएटिव के तहत तैयार किया गया है, जो अभी करीब 2-3 वर्ष पहले लॉन्च किया गया था। स्वदेशी ये रिस्क 5 इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में हो सकता है ज़्यादा डिटेल में ना पूछे, सिर्फ इतना ही पूछ लें कि शक्ति चिप का नाम है, या फिर ये पूछ ले शक्ति चिप को किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर के इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है। शक्ति को जब पहली बार अनाउंस किया गया था 2018 में, काफी वर्ष पहले, तब इसके संबंध में सवाल आया था हरियाणा पीसीएस में। जल प्रदूषण डिटेक्टिंग डिवाइस एरो ट्रैक विकसित की गई है। आईआईटी बॉम्बे की टीम ने एक पोर्टेबल और अफोर्डेबल जल प्रदूषक डिटेक्टिंग डिवाइस एरो ट्रैक को विकसित किया है। इस डिवाइस से जो प्रदूषक होते हैं, कौन कौन से प्रदूषक को डिटेक्ट कर सकता है? प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर इस डिवाइस में लगे हैं, जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट जैसे फिनॉल और बेंजीन पॉल्यूशन जो है वाटर सैंपल में, उसको डिटेक्ट कर सकता है। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे किसका सफल किया है? कंगारू का। इन्होंने कंगारू एम्ब्रियो को पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत बनाया है। आगे पाकिस्तान चीन के चांग A8 मिशन का भाग बन गया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अपना कुछ बनाता नहीं, ज़्यादातर स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम ये लोग चाइना के साथ एसोसिएशन करते हैं। तो सुपार्को जो एजेंसी है, 2028 में जो चांग E8 चंद्र मिशन है, उसमें चीन के साथ समझौता इन्होंने किया है। तो पाकिस्तान की पहली बड़ी भागीदारी है। पाकिस्तान इसके तहत अपना एक रोवर चीन की मदद से भेजेगा। ठीक है। चीन के मतलब बड़े अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना के भाग के रूप में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्वदेशी पाकिस्तानी रोवर जो है भेजा जाएगा 2028 तक।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई थी। सीपीसीबी की एक रिपोर्ट में आया था कि बैक्टीरिया जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है, जो मानव मल और जानवरों के मल से जो है और सीवेज के पानी में मिलता है, ये लगातार घुल रहा है प्रयागराज के पानी में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो प्रयागराज के पास गंगा में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट की असुरक्षित सीमा से काफ़ी अधिक है। यानी पर 100 मिलीलीटर में अधिकतम कितना होना चाहिए? 2500 यूनिट, लेकिन इसकी लिमिट को काफ़ी ऊपर पार कर गया था ये। तो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ये नाम ध्यान रख सकते हैं। आगे है समुद्री मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी। देखिए, मत्स्य 6000 जो है, इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। मत्स्य 6000 एक बेसिकली सबमरीन जो है हमने डेवलप की है अपने डीप ओशन मिशन के लिए। मत्स्य 6000 इसका नाम है, और 6000 का आशय है कि 6000 मीटर नीचे तक ये मानवों को लेकर के अन्वेषण के लिए जा सकती है। ठीक है, मत्स्य 6000 इसको समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए जो है डेवलप किया गया है, जिससे हम 3 लोगों को लेकर के 6000 मीटर समुद्र के नीचे उतर सकते हैं और स्पेस पे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अभी इसका टेस्ट वगैरह किया गया था। क्या टेस्ट किया गया था? डीप सी मैंड सबमर्सिबल मत्स्य का अभी परीक्षण किया गया था। वेट टेस्टिंग इसकी की गई थी, यानी कि कटुपल्ली पोर्ट में पानी में उतारा गया था इसको। 2025 तक ये 500 मीटर डेप्थ तक टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, एक बार तो हम आपको बता चुके हैं, साल 2 साल पहले भी बता चुके हैं, लेकिन जब भी नया टेस्टिंग होता है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि डीप सी मैंड सबमर्सिबल मिशन जो है भारत का, वो किस पनडुब्बी के तहत हम पूरा करेंगे? तो इसका नाम हो जाएगा मत्स्य 6000। एक ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी निकाली है बिमटेक ने। बिमटेक मतलब है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा में जो है, इन्होंने अपना इंडिया फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी निकाली, जिसको इन लोगों ने बिम कॉइन नाम दिया है। तो पूछ सकते हैं किस इंस्टीट्यूट ने बिम कॉइन जारी किया है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा ने। इतना ध्यान रखना काफी है। ग्रहों की परेड की एक अभूतपूर्व घटना देखने को मिली थी। प्लेनेटरी परेड इसको बोलते हैं। प्लेनेटरी परेड में क्या होता है कि 7 ग्रह एक सीध में आ जाते हैं। ठीक है, और अगली ऐसी घटना जो है हमको 2040 में देखने को मिलेगी। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो है एक सीध में आ जाते हैं। इसको प्लेनेटरी परेड बोलते हैं। फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया है। इसरो ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया था। इस सॉफ्टवेयर का अनावरण 8वें राष्ट्रीय फिनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीट के दौरान किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने आईटी हैदराबाद के साथ मिलकर किया था। फीस्ट का मतलब है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फीस्ट सॉफ्टवेयर जो है इसरो ने बनाया है आईटी हैदराबाद के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मतलब इसके नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत काम करता है, इन्होंने अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर विकसित किया है। ये क्लाउड बेस्ड समाधान है। इसमें क्या होगा बेसिकली, डिजाइन टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एंटिटी लॉकर हेल्प करेगा। और डिंगा डिंगा वायरस ये चर्चा में था। जैसे इसका नाम है वैसे ही अजीब से इसके लक्षण भी है। युगांडा के बुंडी बुगियो जिले में 300 लोगों में एक रहस्यमय बीमारी देखने को मिली थी। और कहाँ पे देखने को मिली? युगांडा में, ध्यान रखना है। महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है, बुखार और शरीर में अत्यधिक कंपन होता है इसमें, और इसको डिंगा डिंगा वायरस नाम दिया गया था। डीप सी काफी चर्चा में रहा था। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत एआई वगैरह आप देखते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ट्विटर वगैरह पे काफी आता रहता है। एक चाइनीज स्टार्टअप है डीप सी, तो कहाँ का? चाइना का है। और इन लोगों ने इतनी हड़कंप मचाई, मतलब इन लोगों ने जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन सोर्स एलएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लोग जो है चैट जीपीटी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, इसको पछाड़ने का काम कर रहे हैं। डीप सीक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और अफोर्डेबल भी है। मतलब डीप सीक सस्ता है और अच्छा काम कर रहा है। तो जो एनवीडिया है, इसकी मार्केट वैल्यू को इसने काफ़ी प्रभावित किया था। एनवीडिया का शेयर गिर गए थे, ये सब आपको पता होगा, क्योंकि डीप सीक ने जो है एकदम से तहलका मचा दिया मार्केट में। ये लोग किस एआई मॉडल का यूज करते हैं? डीप सीक R1, विच इज कंसिडर्ड टू बी एट पार विद लीडिंग एआई मॉडल्स लाइक ओपन एआई चैट जीपीटी। ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसके समतुल्य है और अफोर्डेबल भी है। मच लोअर कॉस्ट पर इसको बनाया गया है। ठीक। अब प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, मेटा ने जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, इन लोगों ने अनाउंस किया है कि ये जमीन के नीचे केबल डाल, मतलब समुद्र के नीचे केबल डालना चाहते हैं बेसिकली। 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले ये परियोजना है अंडरग्राउंड केबल डालने की, या फिर अंडर वाटर केबल डालने की योजना है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी इंटरनेट केबल ये इनिशिएटिव है। और ये कहाँ कहाँ से डाला जाएगा? अभी बताया गया कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूएस के जो की एरियाज हैं वहाँ पर समुद्र के नीचे मेटा केबल डालेगा, और 7,000 मीटर नीचे जो है समुद्र के नीचे ये केबल डालेंगे। तो ये है कुल मिलाकर अभी तक जितना पता चल पाया है वो हमने लिख दिया है।
कहाँ कहाँ से डालने वाले? भारत, ब्राजील, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका और अमेरिका से गुजरते हुए ये केबल डालेंगे। एआई में चेन ऑफ थॉट क्या है? चेन ऑफ थॉट की चर्चा में है। देखिए, एआई लगातार बढ़ता हुआ बच्चा है। जो भी चीज़ें इसके सामने आ रही हैं, जो भी ये सीख रहा है या फिर जो भी ग्रोथ हो रही है, उसके संबंध में मैं आपको आगे बताता रहूँगा। जैसे जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे एनफोर्स्ड लर्निंग क्या है, रीइंफोर्स्ड लर्निंग क्या है, चेन ऑफ थॉट क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो चेन ऑफ थॉट्स कैसे काम करता है? चेन ऑफ थॉट्स इन एआई मिरर्स ह्यूमन रीजनिंग एंड फैसिलिटेट्स सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू अ कोहेरेंट सीरीज ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो चेन ऑफ थॉट्स में एआई में क्या किया जाता है? मानवीय तर्क शक्ति की नकल एक तरीके से की जाती है। जैसे मानवीय तर्क शक्ति क्या काम करती है? मन ही मन हम लोग सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा, उसके अल्टरनेटिव्स पर विचार करते हैं, मन ही मन एक इमेज बनाते हैं कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और हम एक प्रॉब्लम को सफलतापूर्वक सॉल्व कर लेते हैं। तो वैसा ही सिस्टम जो है, ये एआई जो है कॉपी करना चाहता है, ह्यूमन ब्रेन को एक तरीके से अ, नकल उतारना चाहता है उसकी। ये है चेन ऑफ थॉट। डिफेंस सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन। एक्विरिन हम लोग किसके साथ करते हैं? मालदीव के साथ। ये 2 से 15 फरवरी के बीच हुआ था एक्विरिन। ठीक, उसके बाद ट्रॉपेक्स। ट्रॉपेक्स हिंद महासागर में हुआ था। कैपस्टोन थिएटर स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रॉपेक्स वर्तमान में जनवरी से मार्च तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और तटरक्षक बल इसमें शामिल है। ठीक, तो कौन कौन कर रहे हैं पूछ सकते हैं आपसे। हिंद महासागर में ट्रॉपेक्स हुआ था। तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन। साइक्लोन हम लोग इसके साथ करते हैं, ये इस बार राजस्थान में हुआ है। भारत और इजिप्ट करता है साइक्लोन। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन अभ्यास किया गया था। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I ने इसमें भाग लिया था और INS शार्दुल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। INS शार्दुल और P-8I नामक एयरक्राफ्ट ने इसमें भाग लिया था। ठीक, फिर मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। कोमोडो ये हुआ था इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा बाली इंडोनेशिया में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, गोवा और महाराष्ट्र के तट पर हुआ था सागर कवच। छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन ये जापान में हुआ था, पूर्वी फुजी युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में। धर्म गार्जियन हम लोग करते हैं जापान के साथ। ठीक है, जाइमेक्स जो नौसेना का होता है ये जापान के साथ करते हैं, जाइमेक्स, और धर्म गार्जियन करते हैं जापान के साथ, जापान। अब अन्य जानकारी यहाँ पर डिफेंस सेक्शन में जो डेवलपमेंट है, जैसे सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमले और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए अपने वहां पे ऑपरेशन डेविल हंट चलाया था। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भी कराया गया है। मॉरिशस में मतलब मॉरिशस के पास जो इंडियन ओशन रीजन है, वहां पर 25,000 वर्ग समुद्री मील से अधिक व्यापक क्षेत्र में हमारे कौन से जहाज ने यहाँ पे वहाँ पे सर्वेक्षण किया है? हमारे सर्वे शिप ने, जिसका नाम है सर्वेक्षक। INS सर्वेक्षक ने मॉरिशस के आसपास के रीजन में अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया है। हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदल दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो जहाज है, जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36, इसका नाम बदल करके यशस कर दिया है। इसका नाम बदल करके यशस कर दिया है। फिलीपींस के साथ $200 मिलियन का जो समझौता हमने भी किया है। फिलीपींस के साथ $200 मिलियन का आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता किया है। फिलीपींस अब हमसे आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। पहले हम फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की सौदेबाजी कर चुके हैं, जिसके संबंध में यूपीपीसीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2024 प्रीलिम्स में। $375 मिलियन $375 मिलियन के मध्यम दूरी के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत बेच चुका है 2022 में। फिलीपींस को अब आकाश मिसाइल सिस्टम भी फिलीपींस हमसे खरीदेगा। ये पूछ सकते हैं कि भारत किस देश को आकाश मिसाइल सिस्टम बेचेगा? फिलीपींस को। ऑब्ituary सेक्शन पे आ जाते हैं। लतिका कट्ट। लतिका कट्ट सीनियर इंडियन स्कल्प्टर ये नहीं रही। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ये नहीं रहे। कामेश्वर चौपाल अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले जो कह सकते हैं VHP नेता ये नहीं रहे, कामेश्वर चौपाल। ग्यालो थोंडुप ये 14वें दलाई लामा के बड़े भाई ये नहीं रहे। आचार्य सत्येंद्र दास ये अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी ये नहीं रहे। विमला बहुगुणा सामाजिक कार्यकर्ता, बिहार में भूदान आंदोलन में विमला बहुगुणा ने भाग लिया था। जमुनालाल बजाज पुरस्कार इनको मिला था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी। ठीक है, मायाधर राउत प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक ही नहीं रहे, मायाधर राउत। आगे आ जाते हैं हम लोग स्कीम कैंपेन पर। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम ये भारत सरकार ने शुरू की, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 10% मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात दायित्व इसमें अनिवार्य किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में हीरा कारोबार वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। मतलब स्कीम एम्स टू एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन डायमंड ट्रेड।
स्कीम ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रीमलाइन सिस्टम जिससे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड्स का। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। अ, मगर कौन से 25 सेंट्स या फिर करीब 1/4 कैरेट जिन कह सकते हैं हीरो का वेट है, उनको यहाँ पर ड्यूटी फ्री मंगाया जा सकता है। इतना यहाँ पे है। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस जो है जिनका वर्थ 15 मिलियन पर एनम तक का है, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं भारत में, ठीक। ये है। उसके बाद भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने अनाउंस की है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी इसके तहत, और स्कूलों विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल मिलेगा। तो आपसे यही पूछ सकते हैं कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम में क्या होगा, क्या ट्रांसलेशन करेंगे? नहीं, इसमें भारतीय भाषाओं में डिजिटल फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा आपको। आपसे अगर एग्जाम दे देंगे कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत सब्सिडाइज्ड रूप में जो है टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है बहुत ऐसे ट्विस्ट करके कोई सवाल बनाता है कि आप सोचेंगे कि अच्छा हाँ यही होगा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना में सब्सिडाइज्ड रेट पर जो है पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में लर्निंग मटेरियल और टेक्स्ट बुक जो है उपलब्ध कराई जाएगी भारतीय स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है अनाउंस कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, और इसमें कितने क्रिटिकल मिनरल्स को शामिल किया गया है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में कितने क्रिटिकल मिनरल्स को शामिल किया गया है। तो इसमें 24 क्रिटिकल मिनरल को शामिल किया गया है, और ये योजना जो है कितने साल की है? 7 सालों की योजना है, और 1200 डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलाए जाएंगे, ठीक है। और 100 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जो है ऑक्शन किए जाएंगे। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत कितने मिनरल्स को मतलब कितने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए योजना जारी की गई है? 24 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से। स्वावलंबिनी जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है गर्ल्स इन द सिलेक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ की गर्ल्स को बेसिकली एम्पावर करना है, जिससे उनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है सेटअप हो सके, उनको रिसोर्स और गाइडेंस दोनों चीज़ें यहाँ पे स्वावलंबनी के तहत प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्वावलंबनी लॉन्च किया गया है? असम, मेघालय, मिजोरम में। असम, मेघालय, मिजोरम में, यही आ सकता है एग्जाम में, असम, मेघालय, मिजोरम। आगे है शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट परियोजना। नक्शा पायलट परियोजना जो है भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है, पहली बात तो ये जरूरी है, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे, नक्शा इसका फुल फॉर्म। इसको जो 152 यूएलबीज हैं 26 स्टेट्स और 3 यूटीज में, उसमें जारी किया गया है। 26 स्टेट 3 यूटीज के 152 यूएलबीज में जारी किया गया है। कहाँ से? जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन से शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको जारी किया है। नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मॉडर्नाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये रूरल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए क्या? तो गलत हो जाएगा, ये अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, और शहरी स्थानीय निकायों में जारी किया गया इसलिए। तो ये अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को के लिए जारी किया गया, क्योंकि रूरल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए तो स्वामित्व स्कीम ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी इन प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड ट्रांजेक्शंस, नक्शा पायलट प्रोजेक्ट जो है ये 194 करोड़ रुपए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करेगी। पूरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट है। 26 स्टेट्स 3 यूटीज में 152 यूएलबीज में ये नक्शा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया है अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रव्यापी प्रजाति केंद्रित अभियान, ठीक है। नेशन वाइड स्पीसीज फोकस्ड कैंपेन शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। तो इस अभियान का उद्देश्य जो है औषधीय पौधों के लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से औषधीय पौधे लोगों को लगाने चाहिए, इसके लिए जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान पंचप्राण लक्ष्य नामक व्यापक राष्ट्रीय मिशन से इसको जोड़ा गया है। तो मेडिसिनल प्लांट्स जो है उनको लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए शतावरी इनिशिएटिव लाया गया था। अब राज्य की योजनाएं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने जारी की है? गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने। कई बार सिर्फ इतना ही आएगा। इसमें मजदूरों को जो बैगा ट्राइब्स या गुनिया ट्राइब्स से आते हैं सालाना 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट देगी। स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिससे कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन से निपटा जा सके और महिलाओं को जो है न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स दिए जाएं। बच्चों को भी कवर किया गया इसमें स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान में। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है बांग्लादेश की ऑफ स्पिनर गेंदबाज सोहेली अख्तर।
शोएब अख्तर को प्रतिबंधित किया गया है यहाँ पर मैच फिक्सिंग के लिए। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं ये। सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने पूरा किया है। 14,000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज और सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कारनामा किसने किया है? कुमार संगकारा ने। विविध वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल अभी संपन्न हो गए। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला था। ये कहाँ हुआ? देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और अन्य शहरों में। उत्तराखंड में हुआ है। 38वां संस्करण था ये। शुभारंभ इसका प्रधानमंत्री जी ने किया था। शुभंकर इसका मौली, जो उत्तराखंड के राजपक्षी मोनाल से प्रेरित है, मौली। टैगलाइन संकल्प से शिखर तक। ग्रीन गेम्स इस बार थीम थी। कुल स्पर्धाएं कितनी? 32 हुई। 32 स्पर्धाएं हुई और जो है परफॉर्मेंस इवेंट्स भी इसमें हुए थे। 4 प्रदर्शन खेल यानी कि जो है परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे हुए थे। 32 खेल प्रतियोगिताएं। अभी आरएस पेपर में इससे संबंधित सवाल आया था। तो 32 स्पोर्ट्स इवेंट और 4 परफॉर्मेंस इवेंट या फिर एग्जीबिशन इवेंट यहाँ पे हुए थे। इसमें मेडल टैली में टॉप पर कौन रहा था? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये इंडियन आर्मी का यूनिट है, स्पोर्ट्स यूनिट कह सकते हैं। इंडियन आर्मी, नीरज चोपड़ा भी इसी से संबंधित थे। इंडियन आर्मी का जो स्पोर्ट्स यूनिट है उसको बोलते हैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और पिछले 6 खेलों में जो है कह सकते हैं 5वीं बार ये मेडल टैली में टॉप पर हैं। पिछले 6 राष्ट्रीय खेलों में 5वीं बार मेडल टैली में टॉप पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सेकंड पर महाराष्ट्र है, थर्ड पर हरियाणा, फिफ्थ पर मध्य प्रदेश है। हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। हमारा उत्तराखंड जो है 7वें स्थान पर है। राजस्थान 15वें पर और बिहार जो है 29वें स्थान पर है। जिस भी स्टेट में आप आते हैं अपनी मेडल टैली में अपने स्टेट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश को पदक कितने मिले हैं? कुल मिलाकर 56, 13 स्वर्ण है इसमें। टॉप पर महाराष्ट्र 201 पदक के साथ। इसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा राष्ट्रीय खेलों को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी। भारत के कीर्ति खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जो है 36वां राष्ट्रीय खिताब जीता और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? ये 2027 में इवेंट होगा। इसको होस्ट कौन करेगा? सऊदी अरब होस्ट करेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। समिट कैंपेन सेक्शन पे आ जाते हैं। वैश्विक चुनाव वर्ष 2024 लोकतंत्र स्थानों की पुनरावृत्ति। 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024, इसको होस्ट किया था दिल्ली ने। 13 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 30 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे है पूर्वोत्तर व्यापार और निवेश रोड शो, चेन्नई में आयोजित किया गया था, तमिलनाडु में। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। एआई एक्शन समिट, ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई थी। एआई एक्शन समिट और भारत के प्रधानमंत्री पर फ्रांस की यात्रा पर गए थे, उसी दौरान ये आयोजित की गई थी। मोदी जी ने 6ठी बार फ्रांस की यात्रा की थी। 10 से 11 फरवरी को फ्रांस और भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भारत ने किस देश के साथ किया? फ्रांस के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को होस्ट किया फ्रांस के साथ। अगला जो एआई एक्शन समिट है वो भारत में ही होगा अगले साल। टोटली इसको भारत ही होस्ट करेगा। इसके अतिरिक्त शिखर सम्मेलन के दौरान द्वितीय भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति को डोकरा आर्टवर्क और फ्रांस की फर्स्ट लेडी को फूलों और मोर की आकृति वाला शानदार चांदी के हाथ से उकेरा हुआ टेबल मिरर गिफ्ट में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर भारत फ्रांस रोड मैप को भी लॉन्च किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मार्सिले में 12 फरवरी 2025 को संयुक्त रूप से भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का भी उद्घाटन किया था। भारत और फ्रांस सहित 57 कंट्रीज ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। ये काफी सारे डेवलपमेंट हुए थे। भारत और फ्रांस ने अपने कुछ निजी समझौते भी किए, जैसे परमाणु ऊर्जा, रक्षा सहयोग, मिसाइल, विमान इंजन निर्माण सहित महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में फ्रांस जो है सहयोग करेगा। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष जो है मनाया जाएगा 2026 में। ये बड़ा जरूरी लग रहा है मुझे, क्या हो सकता है एग्जाम में कि 2026 का वर्ष जो है इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, मार्च 2026 से इसका आधिकारिक उद्घाटन होगा दिल्ली में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये हर साल दुबई में होता है, यूएई में। इस बार इसका आयोजन किया गया था। भारत के प्रतिनिधि इस बार न मोदी जी थे, न ही जयशंकर जी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी इसमें गए थे। ठीक है, और शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इस बार थीम थी। रायसीना डायलॉग हर साल होता है फरवरी मंथ में, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल हुआ है। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएई में। ठीक है, ना कि दिल्ली में। दिल्ली में होता था रायसीना डायलॉग, लेकिन रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ये अबू धाबी यूएई में हुई थी। मुख्य अतिथि इसमें भारत के विदेश मंत्री थे, जो कि 27 से 29 जनवरी को यूएई की यात्रा पर गए थे।
संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो थिंक टैंक है, वो ये रायसीना डायलॉग का आयोजन करता है। ठीक, पहली बार ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस के नाम से, मतलब रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो है यूएई में हुई थी। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स, वेव्स का विषय था कम सेल विद अस, कम सेल विद अस इस बार थीम थी। इसका आयोजन किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन कोलैबोरेशन विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज यानी फिक्की और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ये हुआ था वेव्स, फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स, दिल्ली में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ था, गुजरात में। इसकी थीम थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। इस समिट को इनॉग्रेट किसने किया था? मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स इंडिया। भूपेंद्र पटेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात जी ने, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्रीमती रक्षा खड़से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुआ था अजमेर में, बस लोकेशन इसमें जरूरी है, अजमेर राजस्थान में। फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुआ था। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, दिवंगत बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उद्घाटन जाहिर सी बात है, कोई भी कार्यक्रम लोकसभा में या संसद के भीतर होगा, लोकसभा स्पीकर उसका उद्घाटन करेंगे। पूरे भारत से अनुसूचित जनजाति एसटी की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 502। काशी तमिल संगमम 3.0, काशी तमिल संगमम का ये तीसरा संस्करण वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो फैक्चुअल, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इसका उद्घाटन किया था वाराणसी में। और इसमें बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है बेसिकली, अगर आपसे पूछे इस बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली इसको आयोजित करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बेसिकली इसको आयोजित करता है, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी हाथ है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी है, और भी मंत्रालय और विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ऐसे होता है कि इस बार जो 3.0 संगमम हुआ है, इसमें तमिलनाडु के लोग यहाँ पर वाराणसी में आए थे, यहाँ का कल्चर समझने, यहाँ के लिटरेचर को समझने। और इससे पहले का जो कार्यक्रम हुआ था, उत्तर प्रदेश से लोग जो है चेन्नई गए थे। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम चलती है उसके अनुरूप है। हालांकि उत्तर प्रदेश का साझेदार जो कह सकते हैं राज्य तमिलनाडु नहीं है इस स्कीम के तहत, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर प्रदेश अपने साझेदार राज्यों से अलावा भी जो है कल्चरल एक्सचेंज कर रहा है। तो इसमें कल्चरल बॉन्ड यहाँ पे शो किया गया था वाराणसी और कह सकते हैं तमिलनाडु का, कि दोनों एक दूसरे से कल्चरली जुड़े हुए हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अनुरूप है। और इस बार जो थीम थी वो क्या थी? काशी तमिल संगमम की थीम क्या थी आपसे पूछ सकते हैं। थीम थी इस बार महर्षि अगस्त्य, लिगेसी ऑफ महर्षि अगस्त्य, ये इस बार थीम थी 3.0 की। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मस्कट ओमान में हुआ था, इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के प्रतिनिधि कौन थे? विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। इसकी थीम थी वॉयज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। 10वां अंतर्राष्ट्रीय विमेन्स कॉन्फ्रेंस ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। इसकी थीम थी जस्ट बी। 15वां एरो इंडिया 2025, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है एरो इंडिया। इसका उद्घाटन हर साल होता है बेंगलुरु में, यलहंका वायु स्टेशन में। इसका उद्घाटन जनरली रक्षा मंत्री ही करते हैं। इस बार सारी चीजें एक जैसी हुई है। इस एरो इंडिया के कार्यक्रम से ठीक पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली बार थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ आसमान में उड़ान भरी थी। ये पहली बार हुआ है। इसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपने सेवरल डिफेंस एग्रीमेंट जो है एग्जीबिशन में दिखाए थे। यूके जो है यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे सेटअप करेगा, भारत पर फोकस करते हुए। एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए थे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स के लिए, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल के लिए, एलएलएम के लिए, एलएमएम के लिए, एंड सेटिंग अप ऑफ एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAAM के लिए। ये सब फैसिलिटीज इंडिया में सेटअप की जाएंगी। कहाँ कहाँ पे सेटअप होंगी आगे वो लोकेशन हम आगे बताते रहेंगे आपको। तो ये जो एरो इंडिया है इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है। एरो इंडिया के बारे में ध्यान रख लीजिए कि भारत की घरेलू हवाई क्षमता और कौशल को ये दर्शाता है बेसिकली,
कि हमारे पास कौन-कौन से जहाज़ हैं और हम क्या-क्या कर सकते हैं और कह सकते हैं एयर डिफेंस के क्षेत्र में हमारी क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब दर्शाया जाता है इसमें। और बेसिकली ये 15वां एडिशन था, ये हर 2 साल में 1 बार आयोजित होता है। पहली बार ये आयोजित किया गया था 1996 में। फर्स्ट टाइम एरो इंडिया का आयोजन कब हुआ था? 1996 में, फर्स्ट टाइम। तो एरो इंडिया के बारे में इतने फैक्ट यहाँ पे काफ़ी है। इंडिया और यूके ने जो एग्रीमेंट किए हैं वो भी देख लीजिएगा एक बार। 32वां सेशन इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का। इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस इस बार नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है, इस वजह से ज़रूरी है। मुख्य अतिथि डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत थे और इस बार थीम थी रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट नोएडा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत उसमें ये आयोजित किया गया था इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र ये न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया था 10 से 14 फरवरी 2025 को। और इसमें प्रतिनिधिमंडल जो भारत की तरफ से गया था उसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर गई थी। भारत ओमान संबंधों की वृहद प्रदर्शनी ये नई दिल्ली में जो है NAI में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जो है शोकेस की गई। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी ओमान ने जॉइंटली जो एग्जीबिशन लगाया था लिगेसी ऑफ इंडिया ओमान रिलेशंस, ये ध्यान रख सकते हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 की जोहानिसबर्ग में हुई थी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? G20 शिखर सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका में इस साल 2025 वाला आयोजित होना है और G20 की अध्यक्षता किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है। इंडिया यूएस जॉइंट सेटलमेंट ये वाशिंगटन डीसी में अनाउंस किया गया था। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर पीएम मोदी जी गए थे इसमें, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में एक आधिकारिक कामकाजी यात्रा के लिए भारत के प्रधानमंत्री की मेजबानी की थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भारत के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नारे का जो ये नारा देते हैं हर साल, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी के साथ जोड़ दिया मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो मागा और मीगा जो है ये मेगा का काम करेंगे। ये थोड़ा सा ये सब टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा पीएम मोदी जी ने कहाँ पे दिया था? तो जाहिर सी बात है अमेरिका में दिया था। रक्षा सहयोग पर ये सब वार्ता हुई है। इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था। इसको इंग्लिश वीडियो में देख लेते हैं, आसान रहेगा समझने में। इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट का मतलब है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटिंग कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कॉपरेशन भारत और यूएस इनहेंस करेंगे डिफेंस में, ट्रेड में और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में 10 साल का एक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है प्लान किया जा रहा है, जिसको साल के एंड तक साइन किया जा सकता है। ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्रीज अलायंस आशिया को साइन किए जाने पर भी वार्ता की जा रही है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए गोल रखा गया है कि 500 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड करना है भारत यूएस को 2030 तक, मिशन 500 के गोल के तहत। एनर्जी सिक्योरिटी में भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है अनाउंस किए गए थे और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये सब है। तो आगे बढ़ते हैं। आंदोलन 50501 अमेरिका के लोगों ने राष्ट्रपति दिवस पर पूरे अमेरिका में आंदोलन चलाया था 50501 के नाम से। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत बनाई गई नीतियों के कारण यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। मूवमेंट 50501 का मतलब है 50 प्रोटेस्ट 50 स्टेट्स इन वन डे, ठीक। आ जाते मेला त्योहार पर, तो पहला पश्मीना महोत्सव ये काठमांडू नेपाल में मनाया गया था और भारत पर्व ये नई दिल्ली में मनाया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भारत पर्व मनाया गया था। इसका थीम था देखो अपना देश। आगे नागोबा यात्रा ये आदिलाबाद तेलंगाना में गोंडोम का जो मेसराम क्लैन होता है, ठीक है। गोंड मतलब जो गोंड ट्राइब के अंतर्गत जो मेसराम क्लैन होता है वो इसको मनाता है। ये कहाँ पर मनाया गया था? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है इंडिया का आफ्टर समक्का सरलम्मा यात्रा जो कि तेलंगाना में होती है, ठीक है। इसको केसलापुर यात्रा भी कहा जाता है क्योंकि केसलापुर विलेज में मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव यमुनानगर हरियाणा में मनाया गया था। नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया था। भारत रंग महोत्सव भारंगम का आयोजन जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नजदी द्वारा आयोजित किया गया था। भारत, श्रीलंका और नेपाल के 13 शहरों में आयोजित किया जाना है इसको। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन इस बार थीम थी। 33वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, 33वां न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया गया है। इस बार जो थीम है वो है रिपब्लिक @75। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड में वी द पीपल ऑफ इंडिया भी गिवन है थीम, तो जो भी आपके ऑप्शन में गिवन है उसके हिसाब से करिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोग या रिपब्लिक @75, जो भी आपके ऑप्शन है उसके हिसाब से करिएगा। मैंने दोनों ही बता दिया आपको। ज़्यादातर सरकारी साइटों में रिपब्लिक @75 दिया है, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड में वी द पीपल ऑफ इंडिया दिया है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक अवेलेबल हो सकता है।
इसका आयोजन कौन करता है? विश्व वैश्विक पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास काम करता है, और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसका को होस्ट या फिर वेन्यू पार्टनर था। ये दोनों ऑर्गेनाइजर्स थे। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस बार फोकस कंट्री कौन सा अगर पूछ लें तो रूस, रशिया या रशियन फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इस बार महाकुंभ के साथ ही साथ मना लिया गया था पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए। 16 से 18 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और इस बार इसकी थीम भी रखी गई थी फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है हर साल आता है फरवरी में। इस बार टॉप पर डेनमार्क रहा है 90 के स्कोर के साथ। फिनलैंड जो है सेकंड पर, सिंगापुर थर्ड पर। भारत को इस बार स्थान मिला है 96वां। भारत, मालदीव और गैम्बिया एक ही साथ रखे गए हैं 96 नंबर पे, और इंडिया का स्कोर है आउट ऑफ 100 38। इंडिया की रैंक पिछली बार कितनी थी? 93 थी 2023 में। और अब आ जाते हैं 2025 में सबसे ज़्यादा रक्षा बजट वाले शीर्ष 10 देशों की रिपोर्ट, जो रक्षा बजट में सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। मतलब सबसे बड़ा रक्षा बजट किसका है? सबसे बड़ा रक्षा बजट हमेशा की तरह अमेरिका का होता है, इनको कोई छू भी नहीं सकता है। चौथे नंबर पर भारत है, ठीक है, इंडिया। और विश्व के 10 शक्तिशाली देशों की सूची फोर्ब्स में अगर देखें, फोर्ब्स ने निकाली थी, तो जाहिर सी बात है इन्होंने अमेरिका को रखा था टॉप पर, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर रशिया को, भारत को इन्होंने 12वें स्थान पर रखा था, फिफ्थ पर जर्मनी को रखा था, ठीक। 10th पर इन्होंने इसराइल को रखा था, भारत टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। इंडिया को रैंक दी गई है 12वीं, इसमें 12th। आ जाते हैं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स पर। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स ने पहले स्थान पर रखा है सैमसंग को, सेकंड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा है। जनवरी 2025 तक सर्वोच्च अनुमोदन रेटिंग प्राप्त करने वाले विश्व के शीर्ष 10 नेता। ये मॉर्निंग कंसल्ट हर साल एक सर्वे निकालता है कि सबसे ज्यादा वोट किसको प्राप्त होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा अप्रूवल किसके पास है। तो सबसे ज्यादा अप्रूवल यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के पास है, फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड पर क्लाउडिया शिनबॉम, प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। जेवियर मिली, राष्ट्राध्यक्ष अर्जेंटीना के थर्ड पर है। ये इस तरीके से टॉप 5 यहाँ पे। फिफ्थ पर डोनाल्ड ट्रंप है। तो मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में सर्वाधिक जो है कह सकते हैं अप्रूव्ड लीडर कौन, अप्रूव्ड लीडर में टॉप पर कौन से हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। विश्व की शीर्ष 10 महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची आई थी, इसमें टॉप पर हैं एलिस वॉल्टन, जो वॉलमार्ट से जुड़ी हैं, एलिस वॉल्टन। सेकंड पर फ्रांकोइस बेटनकर्ट अमीयर्स एंड फैमिली, ये लॉरियल से जुड़ी हैं। 7th पर सावित्री जिंदल एंड फैमिली है, JSW ग्रुप से। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सावित्री जिंदल जो है फोर्ब्स की अरबपति महिलाओं की सूची में जो है 7वें नंबर पर आती हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप एग्जाम के लिए। राज्य वित्त 2024-25 बजट के अध्ययन की रिपोर्ट आई थी RBI के द्वारा। तो वित्त वर्ष 2025 के लिए सबसे कम ऋण से GSDP अनुपात वाले जो राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि टॉप 5 स्टेट्स विद लोवेस्ट डेट टू GSDP रेशियो। टॉप 5 में ओडिशा यहाँ पे टॉप पर है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। तो उत्तर प्रदेश इसमें 4th पर है डेट टू GSDP रेशियो के मामले में। और टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है, फिर पंजाब का है, और फिर हिमाचल प्रदेश का है। यानी उतने कितने मतलब GSDP जो राज्यों की होती है उसमें कितना प्रतिशत कर्ज है, तो जितना ज्यादा कर्ज होगा उतना फाइनेंशियल हेल्थ खराब माना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें कि जितना GSDP है 57% तो कर्ज है इनके पास। ऐसे पंजाब के पास 46.6% कर्ज है, उत्तर प्रदेश के पास 24.2% कर्ज है। मौद्रिक नीति जो है ये RBI जारी करती है, ये मैं अब स्किप कर रहा हूँ, ये सब आता नहीं है हमारे एग्जाम में, तो आप ये छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ग्राउंड ब्रेकिंग चीज होगी तब इसको लेंगे। आगे है निर्वाचन डेटा सेट, ये जरूरी होता है, लॉन्ग टर्म तक इसकी सेल्फ लाइफ रहती है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो चुनावी डेटा सेट जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस 2024 और 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो देश में कुल पंजीकृत मतदाता अब कितने हो गए हैं? 97.97 करोड़ यहाँ पर मतदाता कुल मिलाकर हो गए भारत में रजिस्टर्ड वोटर्स। 91.19 करोड़ 2019 में आंकड़ा था। पुडुचेरी में सर्वाधिक महिला मतदाता है, मतलब महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुडुचेरी में सबसे ज्यादा है। केरल इसमें सेकंड नंबर पर है। स्टेट्स में मतलब केरल टॉप पर आएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर बनाना होता है, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है। लक्षद्वीप में सबसे कम पोलिंग स्टेशन है। सर्वाधिक नामांकन वाला क्षेत्र कौन सा है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तेलंगाना में मलकाजागिरी जो है 114 यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किए गए थे, ठीक है। यानी 114 लोग चुनाव में खड़े थे
लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये भी मलकजगिरी ही है। तेलंगाना में मलकजगिरी जो है मतदाताओं की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, मतदाता संख्या के मामले में मलकजगिरी पूरे देश में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। अगर सबसे छोटा पूछ लें तो कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट पूछ लें तो लक्षद्वीप होगा। और 2024 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो है 65.78% रहा था। पुरुषों के 65.55 से ज़्यादा दर्ज किया गया था। और 2019 में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया था, जब महिलाओं का वोटिंग परसेंट ज़्यादा दर्ज किया गया था। और लोकसभा चुनाव 2024 में 800 महिला उम्मीदवार थी, जबकि 2019 में 726 थी। महाराष्ट्र में 111 महिला उम्मीदवार सर्वाधिक थी। उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पर तमिलनाडु। और थर्ड जेंडर वोटर्स जो हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज़्यादा थर्ड जेंडर वोटिंग मतलब वोटर्स कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तो ये स्टैट्स देख लीजिएगा एक बार, आगे तक भी ये पूछा जा सकता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ये अरविंद पनगड़िया ने जारी किया था, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं। 5 सब इंडिकेटर्स पे आधारित है। इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम लोग। 5 की सब इंडेक्सेस पर आधारित है: क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। इसमें अचीवर्स की श्रेणी में किसको रखा गया है? अचीवर स्टेट्स की श्रेणी में ओडिशा को, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात को। फ्रंट रनर कैटेगरी में हमारा उत्तर प्रदेश आता है, 45.9 स्कोर है। महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पर है, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, ये फ्रंट रनर राज्य हैं। परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में कौन आता है? परफॉर्मर राज्यों की श्रेणी में आता है तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। राजस्थान परफॉर्मर में आता है, और बिहार भी परफॉर्मर में आता है, हरियाणा भी। एस्पिरेशनल में कौन से स्टेट आते हैं? केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो रैंक ऑफ स्टेट्स इन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में टॉप पर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर है इसमें। रैंक ऑफ स्टेट्स इन रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में जो है उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर है। और जो है रैंकिंग ऑफ स्टेट्स इन फिजिकल प्रूडेंस में उत्तर प्रदेश की रैंक 6th है। और डेट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंक 8th है। अपने अपने राज्यों का ही देखिएगा, इतना यहाँ पे काफ़ी होगा। रैंक ऑफ स्टेट्स इन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, बिहार जो है ये 11वें नंबर पर डेट इंडेक्स में, बिहार 17वें नंबर पर है। फिजिकल प्रूडेंस के मामले में 18वें नंबर पर है, रेवेन्यू कलेक्शन में। और जो है 16वें नंबर, मतलब ये इसमें क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में इसमें नहीं शामिल किया हमने। ठीक, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में जो है सेकंड पर है, माफ कीजिए, बिहार। तो इतना ध्यान रखना यहाँ पे काफ़ी होगा। राज्य में पंचायतों के अंतरण, यानी कि स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत, यानी कितना डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उस पर एक इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड सर्वे जारी किया गया था प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा। तो इसमें जो है, इसको भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ओवरऑल पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स वॉज बेस्ड ऑन 6 डायमेंशन: फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी इनहेंसमेंट, अकाउंटेबिलिटी। इन सब पैरामीटर्स पर पंचायतों ने जितना काम किया उसके आधार पर रैंक किया गया था यहाँ पर स्टेट्स की लोकल बॉडीज को। ठीक है, तो टॉप स्टेट्स इन पंचायत डिवोल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन इंडेक्स, यानी 55 से ज़्यादा जिनका स्कोर है उनको टॉप 10 स्टेट्स में रखा गया था। टॉप 10 स्टेट्स में कौन है? टॉप 10 स्टेट में टॉप पर केरला है, फिर मतलब कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र, 5th नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये रैंकिंग बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि बड़ी रैंकिंग दे रहे हैं, लेकिन ये आता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यों में पंचायतों के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट, अभी जो VPO का मेंस पेपर होने जा रहा है उसमें तो ये आना ही आना है 144 से। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडेक्स में 55 से ज़्यादा स्कोर करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये टॉप 5 हैं: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 5th पर है इसमें। ठीक है, ये टॉप 10 हो गए। तो अब इसमें अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर भी रैंक किया गया, जैसे फ्रेमवर्क में केरल टॉप पर है। आप अगर ये अलग अलग पैरामीटर्स ना भी देखें, ठीक है, तो ये टॉप 10 जरूर ध्यान रखिएगा, और टॉप 5 एटलीस्ट रख लीजिएगा। कर्नाटक टॉप पर, केरला, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे 8th पर राजस्थान है, 6th पर गुजरात है। और अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स, उसमें भी रैंकिंग दी हुई है। इसमें अपने अपने स्टेट की रैंकिंग देख लीजिएगा। जैसे फंक्शनरीज में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? 13वां है। इनहेंसमेंट में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? इनहेंसमेंट में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। ऐसे अकाउंटेबिलिटी में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। इस तरीके से भी देख सकते हैं अपने अपने राज्यों का। राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों में के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पर ये रिपोर्ट ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। पहले तो याद रखना है, नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में ये राज्य हैं, और आकांक्षी राज्यों में ये राज्य हैं। आपका राज्य किस कैटेगरी में आता है ये बस देखना है इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके PDF में बना देंगे, जो जरूरी वाला होगा
अभी ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरी नहीं समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाफ ईयरली पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट ये आरबीआई द्वारा जारी की गई थी। ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कौन किस मीडियम से पेमेंट करता है ये हमारे एग्जाम में नहीं आता है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर ये पीरियोडिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है ये आता है, इसको देख लेते हैं। तिमाही अवधि में जो है शहरी फ्रेम सर्वेक्षण से निकाली गई रिपोर्ट का ये है। इसमें सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच श्रम बल भागीदारी दर में जो है क्या देखा गया था, बढ़ोतरी देखी गई थी। अभी एग्जाम हुआ था उसमें आपको कई बार ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये प्रतिशत याद रखना है कि नहीं, ये प्रतिशत घटा है बढ़ा याद रखना है कि नहीं। हमें हमें मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें ट्रेंड ज़्यादा पूछते हैं। तो इसमें पूछ सकते हैं कि जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था अभी फेब मंथ में, उसमें पिछले की तुलना में जो 15 वर्ष से आयु के अधिक के लोग हैं उनकी श्रम बल भागीदारी बढ़ी है फिर घटी है? तो बढ़ी है। ठीक है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स में जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के बीच पीरियोडिक लेबर ये जो कह सकते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में प्रतिशत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि घटता हुआ, तो ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में यानी पुरुष महिला दोनों मिला करके जो श्रम आदि अनुपात है WPR ये बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता हुआ देखा गया था। फिर इसके अनुसार पुरुषों में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों में जो है प्रतिशत ये भी बढ़ा था। श्रम बल भागीदारी ये बढ़ी है। और 15 वर्ष से उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2023 की तुलना में ये घटी है, बेरोजगारी घटी है। और सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2023 में दिसंबर 2024 के दौरान 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये स्थिर रही है। तो पुरुषों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो स्थिर रही है, ना घटी है ना बढ़ी है, ये ध्यान रख सकते हैं। और 15 वर्ष से उससे अधिक आयु की महिलाओं में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये घटी है। तो पुरुषों में जो स्थिर रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट महिलाओं में घटी है। और तो ओवरऑल बात करें व्यक्तियों में महिला पुरुष मिला करके तो जो है इसमें बेरोजगारी दर जो है ये घटी है। तो बस ट्रेंड देखिएगा इसमें जो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये घटा है कि बढ़ा है? तो ये बढ़ा है लगातार, इधर भी बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे। 15 वर्ष से ऊपर के सारे लोगों में, इंडिविजुअल्स में, महिला पुरुष दोनों मिला करके पुरुषों में बात करें तो स्टेबल रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और महिलाओं की अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे घटी है। बस ये ध्यान रखना है। नेचर मैगजीन ने एक यहाँ पे अपना निकाला था अनुमान कि जो ग्लेशियर का मास जो है वो लगातार घट रहा है, मतलब ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर 0.75 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा जब भी आप क्लाइमेट चेंज के बारे में ऐसे लिख रहे हो या फिर आंसर लिख रहे हो अपना मेंस में, तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में ग्लेशियरों का योगदान दूसरा सर्वाधिक है। तो वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि में ग्लेशियरों का योगदान दूसरा सर्वाधिक है। और पिछले 25 सालों में ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, अपनी बर्फ जो है लूज कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर कहाँ पिघल रहे हैं? सेंट्रल यूरोप में। सेंट्रल यूरोप में ग्लेशियर सबसे ज़्यादा पिघल रहे हैं। ऐप्स पोर्टल में स्वरेल सुपर ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसको टेस्ट कर रही है, जल्दी ये जारी किया जा सकता है। तो स्वरेले ऐप जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है इस पर प्लान कर रही है कि मल्टीपल ऐप्स लोगों को ना डाउनलोड करना पड़े। रेलवे संबंधी जो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं वो सिंगल ऐप में मिल जाए। वो यूज़र इंटरफेस जो है यूआई बहुत क्लीन रहे और ज़्यादातर जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। तो स्वरेल ऐप का उद्देश्य ये है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है इसको डेवलप करने जा रही है, जिससे जितने भी आपको कामकाज पड़ते हैं ट्रेन यात्रा करते समय, जैसे खाना मंगवाना हो, ट्रेन का स्टेटस देखना हो, पीएनआर नंबर चेक करना हो, सारी चीज़ें आप एक ही जो है ऐप पर कर सकें या सारी सर्विसेज एक ही जगह पर पा सकें। मूव कर जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। एमसीक्यू सेक्शन में पहला एमसीक्यू 17 जनवरी 2025 की न्यूज जो रह गई थी, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का उद्घाटन किसने किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किसने किया था? वीरेंद्र कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला एमसीक्यू है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने 17 जनवरी 2025 को प्रयागराज के सेक्टर 1 महात्मा गांधी रोड पर महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये करेक्ट है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा वारंट, सम्मन और रिपोर्ट के प्रसारण के लिए त्वरित प्लेटफॉर्म को अपना लिया है।
ठीक है, त्वरित सिस्टम को अपना लिया है। ट्रांसमिशन ऑफ वारंट्स एंड समन्स एंड रिपोर्ट्स बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नए जो कानून आए हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वृहद प्रयोग करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। तो त्वरित को उपयोग करने वाला पहला कौन सा कोर्ट बन गया है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है त्वरित को इस्तेमाल करेगा। 21 नवंबर 2024 को दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 नोटिफाई कर दिए हैं। ये करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ये जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं संचार नेटवर्क और सेवाओं को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लाए गए हैं। और मोबाइल डिवाइस इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रूल 2017 और मोबाइल डिवाइस इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर अमेंडमेंट रूल्स 2022 का स्थान ये ग्रहण करेगा टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024। 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका के बाद WHO से खुद को अलग कर लिया? तो WHO को सबसे पहले छोड़ा अमेरिका ने, यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, और अब छोड़ दिया अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना WHO से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर WHO से इनके गहरे मतभेद रहे हैं। इस वजह से वो WHO से खुद को अलग करते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 23 जनवरी 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते पर आधिकारिक तौर पर लागूकरण हुआ। मतलब जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऑफिशियली अस्तित्व में आ चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने आई स्पॉट इनिशिएटिव शुरू किया है। एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है तकनीकी गड़बड़ियों को सुधारने के लिए। ये सही है। 5 देश निकारागुआ रिपब्लिक, इस्वातिनी रिपब्लिक, इंडिया, सोमालिया और लाइबेरिया, ये यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को रेटिफाई करने वाले पहले 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 5 कंट्रीज ने ऑफिशियली रेटिफाई कर दिया है और ये अस्तित्व में आ चुका है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित होगा? भारत में, इंडिया में ही जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित होगा, लेकिन अभी कहाँ पे बताया नहीं गया है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, सारे कथन सही। 3 फरवरी 2025 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव जी ने हरियाणा के किस शहर में स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको थस्टी बोलते हैं शॉर्ट में, यहाँ पर डीपीटी डेटा रिपोजिटरी और सूचना साझाकरण केंद्र, जिसका नाम रखा गया है गर्भिणी दृष्टि, इसका उद्घाटन किया है। तो गर्भिणी दृष्टि नामक फैसिलिटी जो है कहाँ पे खोली गई है? फरीदाबाद में। और एक और काम यहाँ पे हुआ है, इन्होंने इसी दिन जो है इंडिया फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी को भी इनॉग्रेट किया है। ठीक है, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का अनावरण यहाँ पे किया है। फेरेट अनुसंधान में विभिन्न रोगों, विशेष रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इंडिया फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, इसको भी इनॉग्रेट किया है। और ये गर्भिणी दृष्टि जो डीबीटी डेटा रिपोजिटरी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है, इसको भी इनॉग्रेट किया है हरियाणा में। बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद। गर्भिणी दृष्टि का अगर आपसे उद्देश्य पूछ ले तो क्या होगा? इंप्रूविंग नियोनेटल मैटरनल हेल्थ। बेसिकली ऐसा टूल डेवलप करना चाहते हैं जिससे प्रो टर्म बर्थ जो होता है, 9 महीने से पहले जो बच्चों का जन्म हो जाता है, उसको प्रेडिक्ट किया जा सके। ऐसा ये टूल बनाना चाहते हैं जिससे प्रो टर्म बर्थ जो होता है उसको प्रेडिक्ट किया जा सके कि कब होगा। तो नियोनेटल एंड मैटरनल हेल्थ के लिए गर्भिणी दृष्टि लाया गया है। और इंडिया फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, इसके बारे में बता दिया। श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाले रोगों के अनुसंधान के लिए। फरवरी 2025 में ग्रीस के कुछ द्वीप में 2 सप्ताह में 7700 बार भूकंप आया। तो ग्रीस में कई सारे आइलैंड हैं। सेंटोर्नी में 2 सप्ताह में 7700 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे सेंटोर्नी में। 3 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पेश किया है? तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ विधेयक पेश किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रख दिया है। तो इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये कह सकते हैं ईस्टर्न कमांड कोलकाता का जो हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम, अब फोर्ट विलियम ने विजय दुर्ग के नाम से कहलाएगा। फोर्ट विलियम जो है ये गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम को बनवाया था कलकत्ता में, और फोर्ट विलियम जो है उनके द्वारा संचालित किया जाता था। फोर्ट विलियम बहुत समय तक एक महत्वपूर्ण दुर्ग बना रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बाद में ब्रिटिश सरकार का। जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंसेस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3 दशकों में 110 ग्लेशियर जो है गायब हुए हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि
किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ग्लेशियरों के गायब होने की रिपोर्ट पब्लिश की गई है एक जर्नल में, अर्थ सिस्टम साइंस नामक जर्नल में। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पहला कथन से करेक्ट, दूसरा करेक्ट है। ऐतिहासिक फोर्ट विलियम का निर्माण 1781 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था और इसका नाम इंग्लैंड के किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। ये करेक्ट है, करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इसको फोर्ट विलियम कॉलेज से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा, जैसे कुछ लोग हो जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज अलग है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 में स्टैब्लिश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैडेट्स हैं, जो आईसीएस ऑफिसर्स हैं, उनको भारतीय कल्चर, भारतीय भाषाओं के बारे में सिखाने के लिए, ठीक है, ये जो है जुलाई 1800 में स्टैब्लिश हुआ था। किस वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल के समय स्टैब्लिश हुआ था? गवर्नर जनरल ही बेसिकली रहेगा 1858 से पहले। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? ये आप हमको कमेंट करके जल्दी से बताइए। हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे तुरंत आ गए। ये आगे है 5 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया था? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है अभी अमेरिका। अमेरिका लगातार ये सब संगठन छोड़ता जा रहा है। इन लोगों ने ये अनाउंस किया कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस, यूएनआरडब्ल्यूए की भी फंडिंग यहाँ पे कट करने वाले हैं। तो अमेरिका जो है अभी बाहर हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी से। अमेरिका अलग हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फरवरी 2025 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि ये संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना उसका संवैधानिक अधिकार है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है यहाँ पर पुलिस का, एक ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत जो कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है किसी भी सरकारी एजेंसी के पर्सनल ने या पुलिस वाले ने, तो उसको उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में जानकारी देना उसका जिम्मेदारी है। और जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको उसके अरेस्ट के बारे में बताया जाए। ठीक है, ये करेक्ट है। इसके बाद है कि 11 फरवरी 2025 को नेचर जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर के आकार में बदलाव हो रहे हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन शेप इन अर्थ्स इनर कोर। ठीक है, ये करेक्ट है। चाइना अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ मरीन रिसर्च फैसिलिटी एट अ डेप्थ ऑफ 2000 मीटर इन साउथ चाइना सी ऑन 12 Feb 2025। साउथ चाइना सी में 2000 मीटर गहराई में एक मरीन रिसर्च फैसिलिटी जो है चाइना डेवलप कर रहा है। ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि किसी भी पर्सन को उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट से अवगत न कराना फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है आर्टिकल 22(1) के तहत। अर्थ के इनर कोर में बदलाव हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएस के प्रोफेसर जॉन वाइडेल ने स्टडी किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चाइना ने अनाउंसमेंट की है मरीन स्टेशन बनाने की। तो अमेरिका और रशिया के बाद चीन गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और संचालित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन सकता है जब ये इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आप लोग पढ़ा करिए, जिन लोगों के पास भी पीडीएफ होती है पेड रुपए में वर्स, इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट में जरूरी बातें यहाँ पे दी रहती हैं। 6 फरवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 12 विधेयकों पर अनुमति देने में अत्यधिक देरी करने पर चिंता व्यक्त की थी? ये कोर्ट तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है कोर्ट में लेकर के गई है ये मामला, जिसमें अपने गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट किया है कि 12 बिल जो है लेजिस्लेचर ने पारित किए थे उसको करीब जो है 3 वर्ष से गवर्नर अटकाए हुए हैं। तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ मुकदमा डाला था तमिलनाडु की सरकार ने, और इस पर हमको कुछ इनसाइट्स ऐसे मिलने की उम्मीद है जो हमारा एक तरीके से बर्डन बढ़ाएंगे। इसमें गवर्नर का जो पद और शक्ति है उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है करे आगे आने वाले महीनों में। ठीक है, और खासकर उसकी जो पावर्स हैं गवर्नर्स की बिल्स को साइन करने, असेंट कर देने को लेकर के, विदहोल्ड असेंट करने को लेकर, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजने को लेकर जो शक्तियां हैं उसके बारे में विस्तृत व्याख्या या इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट आगे आने वाले महीनों में दे सकता है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है आपको, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पारित होता है तो जो गवर्नर है वो क्या कर सकते हैं, अपना असेंट या तो दे सकते हैं, अपना अनुमोदन जो है उस बिल को दे सकते हैं तो कानून बन जाता है। ये पहला यहाँ पे काम कर सकते हैं। बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं तो लेजिस्लेचर जो है फिर से पारित करेगा अपने दूसरे सेशन में। बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन विदहोल्ड कितने दिन तक कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ विदहोल्डिंग
यानी कितने दिन तक बिल पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं गवर्नर, इसकी ड्यूरेशन नहीं लिखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में साइलेंट है कि कितने दिन तक बिल को होल्ड कर सकते हैं गवर्नर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो निर्णय है उसमें कहा है कि अनिश्चित काल तक मतलब ये गवर्नर जो है बिल को होल्ड करके नहीं रख सकते, या तो रिजेक्ट करें या तो अपना असेंट दें या तो प्रेसिडेंट के पास भेजें। तो जब राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए गवर्नर बिल को भेजते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास भी कोई ड्यूरेशन नहीं प्रेस्क्राइब की गई है कि कितने ड्यूरेशन के भीतर जो है प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना होगा या उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इंप्लीकेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। 8 फरवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत सरकार ने किस तिथि तक देश के से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की घोषणा की है? बीजापुर छत्तीसगढ़ में एक सफल अभियान चलाया गया था सुरक्षा बलों द्वारा। 31 नक्सलियों को मार गिराने के बाद अमित शाह ने घोषणा की थी। अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक यानी अगले साल तक पूरी तरीके से माओवाद नक्सलवाद को भारत से इरेडिकेट एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जैसा ना हो कि बार बार डेट आगे बढ़ रही है। खैर अभी के लिए ये डेट ध्यान रखना है। 29 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने देश के कितने शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मैनुअल सीवर क्लीनिंग जो है जितने भी बिग सिटीज है, मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर पूरी तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक रहे हैं 6 शहरों के लिए। ऑप्शन नंबर 80 6 सिटीज के लिए। आगे है 12 फरवरी 2025 को नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपने आगामी क्रू 10 मिशन में बदलाव की घोषणा की है। ये करेक्ट है। महाकुंभ मेले में एक विशाल नदी सफाई अभियान के तहत 300 से अधिक स्वच्छता कार्यकर्ताओं ने अलग अलग घाटों पर सिंक्रोनाइज सफाई करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। और 7 फरवरी 2025 से S&P डॉव जोन्स ने अकाउंटिंग धोखाधड़ी के आरोपों से प्रेरित मीडिया और हितधारक विश्लेषण के बाद अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को स्थिरता सूचकांक से हटा दिया है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है, तीनों ही कथन यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, डी। तो S&P डाउ जोन्स ने जो है अडानी एंटरप्राइजेस को जो है हटा दिया है अपनी अपनी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से। डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। 5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत बाहर निकालने के क्रम में 104 अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सैन्य C-17 विमान से भारत डिपोर्ट किया था। 104 अवैध प्रवासियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को भारत डिपोर्ट किया था C-17 विमान से। लंदन के वेस्टमिंस्टर क्षेत्र में किसानों ने लेबर पार्टी द्वारा इनहेरिटेंस टैक्स में किए जाने वाले बदलावों का विरोध किया था वहां पे। ये करेक्ट है। 2 जनवरी 2025 को राजस्थान के जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में राज्य की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन को लगाया गया है। तो ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी। 12 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के किस जिले की निवासी CRPF ऑफिसर पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला अफसर बनी है? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। CRPF की निजी सुरक्षा अधिकारी PSO पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, पूनम गुप्ता की शादी राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में हुई थी। अब वेटलैंड्स जो है इनकी कौन सी जोड़ी गलत है? रामसर वेटलैंड्स अभी घोषित की गई है हाल में। तो सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य ने तमिलनाडु में वेटलैंड घोषित किया है, करेक्ट। और फिर खाशियो पर्लरी वेटलैंड ये सिक्किम में घोषित किया गया है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड में। लेकिन थरथंगल पक्षी अभयारण्य तेलंगाना में नहीं, ये भी तमिलनाडु का ही है। ठीक है, ये है तमिलनाडु का, तो इस वजह से ये यहाँ पे गलत सम्मिलित है। ये सारे वेटलैंड घोषित किए गए हैं रामसर वेटलैंड साइट ऑफिशियली घोषित किए गए हैं, लेकिन थरथंगल जो है तेलंगाना में नहीं है, ये है तमिलनाडु में। तो ये चारों नाम ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट वेटलैंड है इंडिया के। तो 4 नए रामसर वेटलैंड साइट अब जुड़ गए हैं भारत में। कुल रामसर वेटलैंड साइट कितने हो गए हैं? रामसर सर्टिफाइड वेटलैंड साइट भारत में अब 89 हो गए हैं। तमिलनाडु के पास अब हाईएस्ट रामसर साइट्स आ गए हैं, 20 रामसर साइट। ठीक है, ये झारखंड में पहली बार रामसर साइट घोषित किया गया है। किसको? ये उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो साहिबगंज में है, झारखंड में। अगला प्रश्न, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग कितने लाइट ईयर दूर एक आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग खोजा है? आइंस्टीन रिंग बेसिकली क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन में आप समझिए। आइंस्टीन रिंग इज बेसिकली अ रिंग ऑफ लाइट अराउंड अ डार्क मैटर। किसी भी डार्क मैटर के चारों ओर जो रिंग ऑफ लाइट बन जाता है उसको आइंस्टीन रिंग बोलते हैं। ये 590 मिलियन लाइट ईयर्स की दूर जो गैलेक्सी है NGX 6505 उसमें
यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड टेलीस्कोप ने एक आइंस्टीन रिंग खोजा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग बताइए कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? ये आप कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूस और अमेरिका ने 18 फरवरी 2025 को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में सऊदी अरब के रियाद में पहली बार वार्ता की थी। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जो है आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 5 पुरातत्वविदों की एक टीम बनाई गई है जो समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के सभी पहलुओं की जांच के लिए खोज शुरू करेगी। ये दोनों करेक्ट है। इंश्योरेंस रेगुलेटर जो भारत में है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता पूर्व एसबीआई चेयरपर्सन दिनेश खाड़ा करेंगे। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ए, ऑल ऑफ द वो करेक्ट। क्योंकि जो 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है रिकमेंडेशन देगी जो भी इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो अमेंडमेंट जरूरी है उसको सजेस्ट करेगी। निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच में अनाउंस किया था कि एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर की अब बढ़ाई जाएगी, 74% से बढ़ाकर 100% कर देंगे, लेकिन ये उन्हीं कंपनीज के लिए होगा जो प्रीमियम का इंटायर अमाउंट जो है भारत में खर्च करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है कंपलसरी कर दिया? परमानेंट एजुकेशन नंबर कंपलसरी कर दिया बिहार ने। परमानेंट एजुकेशन नंबर से ही अपार आईडी स्टूडेंट की इशू होगी। जिनके पास परमानेंट एजुकेशन नंबर पीईएन नहीं है उनकी अपार आईडी नहीं बनेगी। तो पीईएन ये मैंडेटरी है अपार आईडी बनाने के लिए। बिहार सरकार पहला राज्य बना है जिसने पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर जो स्कूल्स के द्वारा जारी किया जाता है उसको अनिवार्य कर दिया। 15 फरवरी 2028 को 2028 लिखा है इसमें। ये पहली बात तो ये गलत है। 15 फरवरी 2025 इसको कर लीजिएगा। 15 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यूपीपीएससी के परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया था ओम बिरला जी ने, स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी ने। ऑप्शन नंबर ए। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना ने कहां पर स्थित पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया था? 14,300 फीट की ऊंचाई पर ये प्रतिमा लगाई गई लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 20 फरवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच करने का अधिकार है लोकपाल के पास। इस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये सही है, इनकरेक्ट पूछा है। पहला तो सही है। एम के स्टालिन ने 5 जनवरी 2025 को घोषणा की थी कि जो भी सिंधु घाटी लिपि को डेसिफर कर देगा उसको $1 मिलियन का पुरस्कार वो और उनकी सरकार देगी। ये भी करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा संबंधी लंबित मामलों की बड़ी संख्या से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की पीठें स्थापित करने के लिए रिकमेंड किया है। ये भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सी। 12 मार्च 2025 को श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर उस देश के मुख्य अतिथि बनेंगे? तो मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं प्रधानमंत्री जी। और पिछली बार भारत के राष्ट्रपति बुलाए गए थे, द्रौपदी मुर्मू गई थी 12 मार्च 2024 में। इस बार जाएंगे पीएम मोदी जी मॉरिशस वहां के राष्ट्रीय दिवस में पार्टिसिपेट करने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फूड एग्रीगेटर जोमैटो के निदेशक मंडल ने मूल कंपनी का नाम आधिकारिक रूप से इटरनल लिमिटेड कर दिया है, हालांकि ऐप का नाम जोमैटो रहेगा। भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालक कंपनी जेएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड जो है ये यूएनजीसी में शामिल हो गया, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गया है। करेक्ट है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 15 जनवरी 2025 को एक मामले की सुनवाई में कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक आसान पहुंच एक बेसिक राइट है और ये एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन डिग्निटी का। तो सही है ये। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, उपयुक्त सभी। 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी का उद्घाटन किया था? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये एनएसडीसी इंटरनेशनल अकेडमी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसने किया था? जयंत चौधरी जी ने। ऑप्शन नंबर सी, जयंत चौधरी। 6 फरवरी 2025 को किस देश ने राष्ट्रीय घृणा यानी हेट के खिलाफ जो है आपराधिक कानून पारित किया है? नेशनल हेट क्राइम लॉ, नेशनल हेट क्राइम बिल जो है पारित किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पार्लियामेंट ने क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल जो है पारित किया है हेट क्राइम के अगेंस्ट। जो पब्लिक में नाजी सैल्यूट देता है या फिर जो टेररिज्म से रिलेटेड ऑफेंसेस में संलिप्त है उसको 6 ईयर तक की सजा ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। ऑस्ट्रेलिया ने हेट क्राइम के अगेंस्ट यहाँ पे कानून पारित किया है, ए।
21 जनवरी 2025 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी आयात पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी? तो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर जो है 10% चाइनीज इंपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी अनाउंस की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। बी यहाँ पे सही है। रानी वेलु नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी बनी थी, ये सही है। वेलु नचियार ने फर्स्ट आर्मी ऑफ ट्रेंड विमेन सोल्जर्स को जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था कॉलोनियल एरा में। औपनिवेशिक युग में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना इन्होंने स्थापित की थी वेलु नचियार ने। शिवगंगा स्टेट की ये रानी थी, ये ध्यान रख सकते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1 and 2 बोथ करेक्ट। कौन सा कथन सही है? केरल के मन्नान समुदाय के जो किंग है राजा रमन राज मन्नन समुदाय के 17वें अधिनायक या फिर राजा 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे, ये करेक्ट है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने अनाउंस किया था यहाँ पर आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और इंडिया टुडे समूह द्वारा नई दिल्ली में जीआई समागम में 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक जारी करने का लक्ष्य उन्होंने घोषित किया था कि भारत जो है 10,000 जीआई टैग्स जो है जारी करेगा। तो अब इतने सारे होंगे तो हमको याद करना भी नहीं पड़ेगा, सिंपल बात है। हाल ही की टारगेट आपसे पूछ सकते हैं, 2030 तक 10,000 जीआई टैग्स जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2025 तक इंदौर मध्य प्रदेश में उदयपुर भारत के पहले 2 शहर बने हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। ये बहुत जरूरी फैक्ट है। भारत के 2 वेटलैंड सिटी कौन बने हैं? पहले मध्य प्रदेश से यहाँ पे उदयपुर और इंदौर मध्य प्रदेश से। उदयपुर राजस्थान से, इंदौर मध्य प्रदेश से पहले 2 शहर बन गए हैं जिनको वेटलैंड सिटीज के रूप में मान्यता दी गई रामसर कन्वेंशन के तहत, ये करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं, उपरोक्त सभी। 27 जनवरी 2025 को किस आईआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्री हब की स्थापना की यहाँ पे घोषणा की थी, मतलब इनॉग्रेट किया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्री हब जो है इनॉग्रेट किया गया था आईआईटी इंदौर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सहयोग से। इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आईआईटी इंदौर ने अपने यहाँ पर एक एग्री हब की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत भर में 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। बजट 2025 के अंतर्गत पीएम धन धान्य कृषि योजना बजट 2025 में अनाउंस की गई है। देखिए ऑफिशियल लॉन्च शायद आगे होगा, लेकिन धन धान्य कृषि योजना के बारे में ध्यान रखना है कि बजट में अनाउंस किया गया था और 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर टारगेट किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर कौन सी स्कीम चलती है? हमारे यहाँ पर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है 112 डिस्ट्रिक्ट में, उससे इंस्पिरेशन इसमें लिया गया है। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में यही थीम तो थी 2018 जनवरी में जो जारी किया गया था कि जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्तर कम है उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना करके उनका डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस किया जाएगा। वैसे ही 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर में सुधार के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखना है आपको। पहला कथन सही है, गलत पूछा है लेकिन पहला सही है। फिर जो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जिसका बेस ईयर 2011-12 है, इसको रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा। 8 कोर इंडस्ट्रीज में कोल सेक्टर ने हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की है 5.3% की, ठीक है। कोल सेक्टर ने 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की है, ये लेटेस्ट 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स में, ये सही है। इसका बेस ईयर 2011-12 ये ध्यान रखना है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन में भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150 वर्षों की उपलब्धियों की यात्रा को दर्शाने के लिए, इसका उत्सव मनाने के लिए ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। आपसे सिंपली पूछेंगे इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे जो है शुरू किया गया है? दिल्ली में, दिल्ली में। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। 10 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार संयंत्र को लॉन्च किया है? फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग या प्लांट कह सकते हैं, शुरुआत की है एम्स न्यू दिल्ली ने 10 फरवरी 2025 को। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन जितेंद्र सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग, और इसका नाम क्या दिया गया है? सृजनम, इसका नाम दिया गया है सृजनम। 10 फरवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस जिले के नालागढ़ तहसील के दबोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी है? इंडियन ऑयल लिमिटेड के सहयोग से हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है
इसको डेवलप करेगा। 1 मेगावाट का पहला नॉर्थ इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई सोलान में, ठीक है, सोलन में। अब बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल लाए धन धान्य थीम पर वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया था, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है 3 फरवरी को भारत में बाल और किशोर सड़क सुरक्षा के लिए यूनिसेफ ने राष्ट्रीय रोड मैप जारी किया था, ये करेक्ट है। इसके बाद है कि भारत सरकार ने महान गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किए जाने की घोषणा की थी, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। वाटरशेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए कोई स्कीम, कोई पुरानी स्कीम का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। जो लोग अवेयर हैं तुरंत आपके मन में कोई स्कीम आएगी। वाटरशेड की डेफिनेशन और कोई स्कीम जो वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हो, जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में, मुंबई में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा, सी यहाँ पे सही है। इस प्रश्न में भी 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक ये ओपन किया गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसको दार्जिलिंग जू के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में, ये करेक्ट है। जैसे जुरासिक पार्क आपने देखी होगी, जैसे डायनासोर के वो लोग ब्लड सैंपल वगैरह, मतलब डीएनए सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनके डीएनए सैंपल्स वगैरह जो है इसमें कलेक्ट किए जाएंगे, इसीलिए बायो बैंक खोला गया है। मृत प्राणी जो है उनके डीएनए सैंपल, जो जीवित है उनके भी ये सब इकट्ठा करने के लिए इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक खोला गया है। किस राज्य में खोला गया है और किस जू में, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, ठीक है, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने डेवलप किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन, ये सही है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 14 फरवरी 2025 को घोषणा की कि शारीरिक रूप से अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल, जो एक ब्रिटिश सर्जन है और पूर्व पैरालंपियन है, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन पर भेजे जाने के लिए मंजूर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट्स हो सकते हैं अगर इनका मिशन सक्सेसफुल रहा, ये सही है। हमारा आंसर इस पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। फरवरी 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने, यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, मध्य प्रदेश के किस जिले में गोविंदगढ़ के पास भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है ये कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के पास ही बनाया जाएगा। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पड़ता है? रीवा जिला, मध्य प्रदेश में, रीवा में, ए। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत के किस शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत का उद्घाटन किया है? तो अनंत का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में गूगल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा कैंपस खोला है, अनंत। जेप्टो जो है विश्व का सेकंड लार्जेस्ट डाउनलोड वाला फूड एंड ड्रिंक्स ऐप बन गया है। सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक ऐप, फर्स्ट मैकडोनल्ड्स है, सेकंड पर जेप्टो आ गया है, ये ध्यान रखिएगा, जेप्टो। अगर हम ऐप की बात कर रहे हैं जो फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी में है, फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी में टॉप पर मैकडोनल्ड है, सेकंड पर जेप्टो है। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जिसमें आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वीरा को शामिल किया गया है, ये कैम्बोडिया के सिहोना कबीले के से रवाना हुआ था, ये करेक्ट है। आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस वीरा भारत के मतलब भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल है। यूएई के राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक राष्ट्रीय पहल में हैंड इन हैंड स्लोगन के साथ 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो यूएई ने ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है वर्ष 2025 को, 2025 एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी, ये सही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया 5 फरवरी 2025 को, जिससे ट्रांसजेंडर एथलीट्स को गर्ल्स एंड वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से बैन किया गया है, ये करेक्ट है। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। 30 जनवरी 2025 को डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकन देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री घोषित कर दिया है? Which African country was declared by the WHO as the first African country to eliminate onchocerciasis? onchocerciasis को एलिमिनेट किया है नाइजर ने। 1 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा देश एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है?
तो एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को क्रिमिनलाइज करने वाला पहला देश बन गया है यूके। ठीक है, यूके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ब्रिटेन या यूके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 7 फरवरी 2025 को पनामा बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन गया था। ये करेक्ट है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को आधिकारिक तौर पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया है और 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। तो 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे ऑब्जर्व किया जाएगा यूएस के द्वारा। ये करेक्ट है। इंडिया ने अनाउंस किया है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी और फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा कंपनियों की सक्रिय भागीदारी सक्षम बनाने के लिए परमाणु क्षति अधिनियम 2010 यानी कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया है। ठीक है, जिससे इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में जो है कह सकते हैं ये फ्रांस की और यूएस की परमाणु एजेंसियां जो है शामिल हो सके। तो ये सही है, हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो भारत में जो न्यूक्लियर संबंधी प्रावधान है काफी सख्त है इन दोनों अधिनियम के तहत, न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इन दोनों में अमेंडमेंट करके भारत सरकार जो है यूएस और फ्रेंच न्यूक्लियर एनर्जी कंपनीज को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कर सकती है। आगे है 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस देश को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन IALA इन सिंगापुर। तो इंडिया को चुना गया है वाइस चेयर इसके लिए। सी यहाँ पे सही है, इंडिया। फरवरी 2025 में गिद्ध जनगणना हुई थी, यहाँ पे वल्चर सेंसस। तो इसमें बताया गया है कि किस राज्य में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है? तो मध्य प्रदेश में वल्चर्स की संख्या सर्वाधिक पाई गई है, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2025 में ब्राजील आधिकारिक तौर पर जो ओपेक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है, यानी ऑब्जर्वर कंट्री इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये सही है। 20 फरवरी को इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत के हलमाहेरा द्वीप पर माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ था। माउंट डुकोनो ये हलमेरा आइलैंड इंडोनेशिया के मालुकू प्रोविंस में इरप्ट हुआ था। ये सही है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो है एक्स यानी जो ट्विटर पहले कहा जाता था, इसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल में भी भगदड़ में हताहतों के वीडियो वाले 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया है। ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव, सी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हमारे एग्जाम में लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से न्यूज बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और गवर्नर का टसल चल रहा है। तो गवर्नर कैन रिजेक्ट द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। करेक्ट है, ये पावर है। राज्यपाल अनिश्चित काल तक के लिए अपनी असहमति रोक सकता है। गवर्नर कैन विदहोल्ड हिज असेंट फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक अपना असेंट जो है विदहोल्ड नहीं कर सकता है गवर्नर। गलत कथन इसमें बताना है। 24 फरवरी को नैसकॉम ने भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग की वित्तीय वर्ष 2024 मतलब जो इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 5.1% की रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। ये करेक्ट है। इसके बाद 24 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने यूक्रेन में युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया था। ये सही है। और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है पूरे वर्ल्ड में। ये सही है। ये भी तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, डी। 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी वर्षगांठ मनाई जाती है। बजट 2025-26 में एमएसएमई को बड़े पैमाने पर संचालित करने और बेहतर संसाधनों तक पहुंच के लिए नई परिभाषा यहाँ पर एमएसएमई की बनाई गई है। तो ये रिवाइज्ड वाला जरूर देख लीजिएगा। इसमें एमएसएमई की पुरानी डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 करोड़ थी, अब इसको 2.5 करोड़ कर दिया है। और स्मॉल इंटरप्राइजेस में 10 करोड़ थी, इसको 25 करोड़ कर दिया है। और मीडियम इंटरप्राइज की 50 से 125 करोड़ कर दी गई है। टर्नओवर पहले माइक्रो के लिए 10 करोड़ होता था, अब मतलब 5 करोड़ होता था, अब 10 करोड़ रहेगा। स्मॉल इंटरप्राइज के लिए 50 से 100 करोड़ और 250 से 500 करोड़ यहाँ पर टर्नओवर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है ये 2.5 गुना मतलब कह सकते हैं बढ़ाई गई, दोगुनी कर दी गई है। और जो टर्नओवर की लिमिट है उसको 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर और जो लैंग्वेज को लेकर काफी बवाल चल रहा है साउथ इंडिया में, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है।
अब देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर साउथ इंडिया में बवाल चल रहा है तो हमको बवाल पढ़ना है, किस मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया, किस जो है केंद्रीय स्तर के मंत्री ने उसकी काट की। ये सब नहीं आता है दोस्तों हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में ये सब पूछ लेते हैं, फैक्ट्स उससे संबंधित पूछेंगे। जैसे तमिलनाडु की सरकार जो मतलब तमिलनाडु की जो वहाँ पे सरकार और वहाँ की पॉलिटिशियंस है, वहाँ के इवन जो लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो उसी पर ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषाओं के सूत्र की व्यवस्था की गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल में पढ़ाने को लिए सजेस्ट करती है। ये करेक्ट है बिल्कुल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टेट्स दैट ऑल 3 लैंग्वेजेस टॉट इन स्कूल्स मस्ट बी इंडियन लैंग्वेजेस। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि 3 लैंग्वेजेस जो स्कूल में पढ़ाई जाएगी, इसमें 2 कम से कम इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, वो साउथ इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती है, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती है जो स्कूल में पढ़ाई जाएगी, और एक यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है और उसमें इंग्लिश भी शामिल है। एक फॉरेन लैंग्वेज का प्रावधान है, कम से कम 3 में से 2 भाषाएं यहाँ पे भारतीय भाषाएं होने की अनिवार्यता है, तीनों नहीं। तो हिंदी इम्पोजिशन या फिर किसी भाषा का इम्पोजिशन करने का प्रयास नहीं करती एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। एक्सप्लेनेशन में देखिए हमने लिख दिया है कि एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 लैंग्वेज मस्ट बी इंडियन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज कैन बी इंग्लिश और अनदर फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच भी हो सकती है, रशियन भी हो सकती है, और किसी भी लैंग्वेज का इम्पोजिशन किसी भी स्टेट पर नहीं किया जाता है। झुमोर नृत्य के बारे में क्या सही है? झुमोर असम के चाय बागान के समुदायों से संबंधित नृत्य, ये सही है। टी कम्युनिटी इसको करती है, चाय बागान में काम करने वाले लोग, और ये हार्वेस्ट सीजन में, फेस्टिवल में, अदर सेलिब्रेशन में भी परफॉर्म किया जाता है झुमोर। तो ये सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में क्या सही है? इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ये करेक्ट है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, और ये फुल्ली फंडेड स्कूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, और ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 1997-98 में। ये भी सही है, हमारा आंसर क्या इसमें हो जाएगा? डी। डी यहाँ पे सही है, डी। तो स्कूल्स खाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजराना 1 नामक एक नई चिप पेश की, जिसके बारे में उसका दावा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को वास्तविकता में हम किसी डिवाइस में प्रयोग कर सकेंगे इससे। सही है। क्यूबिट्स जो है ये सुपरपोजिशन के फॉर्मूले से जो है सुपरपोजिशनल स्टेट में रहता है, मतलब एक ही समय पर 0 या 1 साइमल्टेनियसली हो सकता है, जबकि जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है उसमें या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। जो हमारे जितने भी डिजिटल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जिस टैबलेट पर वीडियो बन रहा है, जिस फोन पर या टैबलेट पर या टीवी पर, किसी भी डिवाइस पर, मीडिया डिवाइस पर आप देख रहे होंगे, तो वो 0-1 समझता है। लेकिन क्यूबिट्स ऐसा सिस्टम है जो 0-1 साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो इतने सारे डिजिटल मतलब इतने सारे जो जटिल कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं वो कर सकता है। हालांकि इतना आसान नहीं है। चिप को ठंडा रखने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था डिवाइस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि क्यूबिट में हीट काफी जनरेट होती है। तो ये सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। ठीक है। फिर क्यू आर एस एम के संदर्भ में बताना है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स फ्रॉम एरियल थ्रेट्स। बख्तरबंद टुकड़ियों को हवाई खतरों से बचाने के लिए QRSAM मिसाइल को डेवलप किया गया है, ये करेक्ट है। QRSAM को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। तो BEL BDL के सहयोग से DRDO इसको डेवलप करेगा, ये करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट QRSAM के बारे में। और जो है ये मरीन हीट वेव्स जो चर्चा में है, मरीन हीट वेव्स उसे कहते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो सी सरफेस टेम्परेचर को 3 से 4 डिग्री एटलीस्ट 5 दिन के लिए बढ़ा देते हैं। ठीक है। मरीन हीट वेव्स वो कंडीशन होती है जब सी सरफेस टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री मतलब 3 से 4 डिग्री तक कम से कम 5 दिन तक बना रहता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर। ये होता है समुद्री उष्ण तरंगे। चरम जलवायु की ऐसी घटना जब समुद्र की सतह का तापमान कम से कम लगातार 5 दिनों तक औसत 3 से 4 डिग्री अधिक हो जाता है। इसका कारण क्या है? प्राइमरली ड्रिवन बाय एटमॉस्फेरिक हीट फ्लक्स एंड ओशियन करंट्स दैट ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर इनटू द रीजन। एटमॉस्फेरिक हीट फ्लक्स और जो ओशियन करंट गर्म पानी लेकर कई बार आ जाते हैं सरफेस में, उसकी वजह से मरीन हीट वेव्स आती हैं। सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। परमाणु ऊर्जा मिशन में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर बल दिया गया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास पर बल दिया गया है बजट भाषण में। और इसमें कहा गया है कि स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स का विकास करते हुए भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता हम 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाएंगे। ये भी सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी।